खास इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखेंगे जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और प्योर साइंस होने का मतलब है इससे आप बहुत अच्छे से अगर कंसेप्चुअल आपने इसे समझा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी परीक्षा हो जिसमें ज्योग्राफी आता हो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आईएएस परीक्षा दीजिए, चाहे पीसीएस हो, यूपी, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट कमीशन की परीक्षा हो, आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो, आप देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहता है। और ज्योग्राफी का रोल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आज बताने जा रहे हैं आप उसे अच्छे से समझेंगे और इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ज्योग्राफी में लाइफ में आपकी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगी। बस 3 स्टेप पहले मैं बता दूं आपको करना क्या है। फर्स्ट, आपको जब भी तैयारी करनी है यूपीएससी की, आपको 3 स्टेप लेकर के पढ़ाई करनी है। पहला स्टेप ये होगा, जो क्लास में टीचर आपको समझा रहा है उसे बहुत ही कंसेप्चुअल अच्छे से आप उसे समझेंगे। आपको कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो अपने टीचर से डिस्कस करिए कि आप बताइए, सर इसे रिपीट कर दीजिए, वो आपको बताएगा। सेकेंड स्टेप आपका आता है कि आपको करना क्या है कि आप जो कुछ भी क्लास में पढ़ के जा रहे हैं उसे टीचर के द्वारा बताई गई या जो भी आपको बताई जा रही हो रेफरेंस बुक, आप उस रेफरेंस बुक से जो आपको नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं उस नोट से उससे प्रॉपर्ली वही टॉपिक कंप्लीटली आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और ये काम, ये दूसरा स्टेप है। और थर्ड स्टेप में इन सबको पढ़ने के बाद आप कोई भी शॉर्ट पेपर लीजिए, यूपीएससी का शॉर्ट पेपर लीजिए, किसी कमीशन का, कोई भी स्टेट कमीशन हो, आप उन सारे क्वेश्चन को आप बिना देखे प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। बस आप इन 3 स्टेप लोगे, हम आपसे वादा करते हैं कोई भी कॉम्पिटिशन आपको नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में देखेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है। आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हो तो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल रहता है परीक्षा में। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी का महत्व, भूगोल का महत्व। तो 3 स्टेप्स में आपको इसका महत्व देखेंगे। पहला तो आपका सबको पता ही है हम क्या, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल ज्योग्राफी का रहता है। और ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपने अच्छे से समझा है तभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। क्योंकि ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, फैक्चुअल नहीं। आपसे पूछा गया ये नदी कहां से निकलती है, ऐसा नहीं पूछा, आपने फैक्ट्स लगाया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो मैप बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने अच्छे से समझा तो ये दावा है कि आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस कहां कहां आपको दिखाई देता है। जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आप दे रहे होते हैं तो प्री में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल तो आपका ज्योग्राफी का मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ आप मेंस की परीक्षा में से देखेंगे तब भी आपको बहुत बड़ा इसका रोल दिखेगा। मुख्य परीक्षा में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यूपीएससी का जो मेंस होता है इसमें चल नहीं भाई, कलर तो मैंने चूज किया है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपीएससी का जब आप मेंस दे रहे होंगे तो मेंस में आप देखेंगे 4 पेपर आपको जीएस के मिलते हैं। कितने पेपर मिलेंगे, 4 पेपर जीएस के होंगे। जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर, इसमें देखेंगे 250 नंबर का पूरा पेपर होगा। जीएस का फर्स्ट पेपर कितने का, 250 मार्क्स का पेपर होता है। इस 250 मार्क्स में आप देखेंगे ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जियोग्राफी का जो पोर्शन आपको मिलेगा लगभग 100 टू 110 क्वेश्चंस आपको नंबर का क्वेश्चन मिलता है। मतलब ज्योग्राफी के मेंस में अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग 100 से लेकर 110 नंबर तक का ज्योग्राफी आता है। आप देखेंगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तक आपको मेंस के फर्स्ट पेपर में मिलते हैं। फर्स्ट पेपर में आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है, बॉडी हिस्ट्री बहुत कुछ आता है, लेकिन उसमें ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो यहाँ पर देखा हमने मेंस में, तो मेंस का कौन सा, फर्स्ट पेपर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो इसका जो मेंस का सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर है आपका ज्योग्राफी का, सॉरी थर्ड पेपर, ज्योग्राफी का जो थर्ड पेपर आप देखेंगे जीएस का, जीएस का जो थर्ड पेपर आप यूपीएससी में देखेंगे उसमें भी देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। लगभग 80 टू 90 नंबर तक का ज्योग्राफी उसमें भी आता है। ज्योग्राफी प्योर फॉर्म में नहीं वहां आएगा, देखिए किस रूप में आएगा आपको, वहां क्या रूप मिलेगा, 3 चीजें आपको वहां मिलेगी। जब अगर आप यूपीएससी का मेंस का थर्ड पेपर दे रहे होंगे तो वहां पे आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा,
और वो कहां से पाएंगे? इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आप कर ले जाएंगे। दूसरा एक आपको वहां पर मिलता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो आप देखिए ज्योग्राफी में हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी भी पढ़ते हैं, तो आपका एक इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है इकोलॉजी ईबीएस जिसे आप बोलते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और थर्ड पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर भी रहता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये सच मान लीजिए अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको ये पोर्शन आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जो आपदा प्रबंधन अब बस तुरंत आपने तो सुनामी क्या है आपको पता है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, उनका कैसे क्या होता है, सब कुछ आप आराम से बस तुरंत आपने पढ़ा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया। दूसरी चीज एक बात और कि यूपीएससी के मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल का मतलब है आपने फैक्ट्स पढ़ करके नहीं लिख सकते जब तक आपको विषय की अच्छी पकड़ और समझ नहीं होगी। अगर विषय की अच्छी समझ और पकड़ है तो ये दावा है कि आपको बस क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, उसे बहुत अच्छे से डिजाइन आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और मेंस में नंबर आने के पीछे सबसे बड़ी अच्छी नॉलेज तरीका यही होता है कि विषय में आपको गहरी नॉलेज हो और आपको प्रेजेंटेशन आता हो। यूपीएससी के आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बहुत मैटर करता है। और प्रेजेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास दो चीजें, फर्स्ट नॉलेज और दूसरा तरीका पता हो कि कैसे किया जाता है। और वो दोनों ही आपको क्लासेस में बताई जाती है कैसे करेंगे। हम लोग बीच बीच में मॉडल आंसर्स को भी बताते रहेंगे कि कैसे इस पे लिखेंगे कैसे करेंगे। बस आप अपना कमिटमेंट करिए, मुझे बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ठान लो, अगर आपने ठान लिया मुझे कर क्लियर रहता है चाहे जैसे हो, तो ये परीक्षा आपकी 100% आपके हाथ में आने वाली है। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस हमने देखा। अब बात आती है कि आखिर ये इंटरव्यू में कैसे इसका रोल रहता है। हमने अभी यहाँ पे क्या देखा है कि भूगोल का महत्व प्रारंभिक परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा में है, साथ ही साथ आपके साक्षात्कार में यानी कि व्यक्तित्व परीक्षा में साक्षात्कार में कैसे इसका रोल रहता है। सपोज करिए अभी आप लोग आए दिन पढ़ते रहे होंगे कि उत्तराखंड में कोई डिस्ट्रिक्ट है जहां पर दरारें पड़ने जा रही हैं, बहुत बड़ा कुछ डिजास्टर्स आने वाला है, वहां पर बहुत कुछ प्रॉब्लम होने जा रही है। तो आपसे किसी ने पूछा, आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचे और आपसे पूछता है कि आप बताएं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में कुछ बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज रही, किस जिला में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं कहां पे। और आपको पता है, आपने बताया मैं उत्तरकाशी में ऐसा हो रहा है, या आपने बताया केदारनाथ में ऐसा हो रहा है, या आपने बताया कहीं नैनीताल में कहीं हो रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है। आपसे यही पूछा गया, अच्छा ये बताइए जिस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है कुमाऊं क्षेत्र में आ रहा है या गढ़वाल रीजन में आ रहा है, तो आप कैसे बता पाओगे। अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी जो विदाउट ज्योग्राफी आप अच्छे से नहीं बता पाओगे। अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट अपने आप को कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आपने यहाँ पे देखा कि ये खिसकेगा क्या, नहीं वैसे भी खिसक सकता है। चलिए ज्योग्राफी का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया। इसके बाद आप यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कुछ एनालिसिस के बारे में। आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी आपके सामने दी है 2012 में। ज्योग्राफी में आपको पता है यूपीएससी का फर्स्ट पेपर जीएस का कितने नंबर का होता है? 2 पेपर होते हैं। मेंस की बात प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात, 2 पेपर, एक सीसैट एक जीएस। जीएस का पेपर कितने नंबर का होगा? क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के 100 क्वेश्चन में आप देखते हैं 17 नंबर ज्योग्राफी, अगर अकेले ज्योग्राफी आ रही, 18 नंबर ज्योग्राफी आ रही, 14। तो आप हर बार देख रहे हैं ज्योग्राफी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इस परीक्षा में आपके लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए तो पूरा डायग्राम से आपको बताया गया है कि किस किस साल में कितना ज्यादा नंबर परीक्षा में आए हैं। तो आपको ज्योग्राफी ध्यान से देखनी होगी। यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं कि समसामयिकी, इतिहास, भूगोल का क्या रोल है, डायग्राम में बनाया गया है कि कैसे कैसे कितने कितने नंबर आप आ रहे देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी का कलर आपका ये है, आप देख रहे हैं कभी बड़ा कभी छोटा, इस टाइप से आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का दिख रहा है। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ भी आप अगर उसको नंबर वाइज देखेंगे तो 2021-22 का हम आपको डाटा दिखाते हैं। यहाँ पर ये सारे ईयर्स में ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 2021 में 10 नंबर, 2022 में 16 क्वेश्चंस आपके आए थे ज्योग्राफी। एक बात मैं और आपको यहाँ बता दूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे कि आप कर ही ले जाओगे,
लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपकी अच्छी पकड़ बन गई, आपका मैथ पे अच्छी कमांड हो गई, आपके पास कंसेप्ट से आपकी अच्छी से क्लियरिटी है, तो उस क्लैरिटी के बेसिस पे आप बहुत अच्छे से आंसर का हल ढूंढने, क्वेश्चन का हल ढूंढने में सफल कि ये क्या, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो उसमें ज्योग्राफी भी बहुत मैटर करता है। ज्योग्राफी साइंस सब्जेक्ट होने के नाते, बिल्कुल प्योर साइंस जैसा सब्जेक्ट होने के नाते, अगर आपने उसे अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही मैं जो बात कर रहा था, इसके मेंस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो भूगोल का जो फर्स्ट पेपर है सामान्य तक के प्रथम प्रश्न पत्र में आप देखेंगे, फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन 100 से लेकर 120 क्वेश्चन तक होता है। इसलिए ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से एरिया में क्या क्या रहा, वो मैंने भी आपको डिस्कस ही किया है कि जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, देखिए सब्जेक्ट का ईयर्स कौन कौन साल में पेपर रहा, आर्ट एंड कल्चर की कुछ क्वेश्चन आते, आप थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करके देखिए। जैसे 30 नंबर आर्ट एंड कल्चर का आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री 30, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 50 नंबर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री 40, ज्योग्राफी अगर आप वहां देखिए 70 नंबर का, बहुत बड़ा रोल है ज्योग्राफी का। आप 14 में देखिए 100 नंबर ज्योग्राफी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाए 2016 में देखिए, 2016 में कोई 25 नंबर का, कोई 47 नंबर, कुछ नंबर का ज्योग्राफी कितने नंबर का है, 112 नंबर का। तो ज्योग्राफी मुख्य परीक्षा में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम ईयर आप देखेंगे तो 110, 100, 100, 110, 115 ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल इसमें है, आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। अच्छा ज्योग्राफी की, हाँ यहाँ पे देखिए मैं वही बता रहा हूँ, मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे पूछा क्या जाता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस अच्छे से उसे समझ लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये पोर्शन डिजास्टर्स मैनेजमेंट में भी आप पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये सारी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और आप डिजास्टर में भी पढ़ेंगे। अच्छा ज्योग्राफी के बारे में, आप लोगों के बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ तो अच्छे से जानते हैं थोड़ा बहुत, गुड, वेरी गुड। चलिए आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, अभी आपने किया है, गुड, वेरी गुड। मेंस दिया आपने एक बार कि दो बार, एक बार, गुड। चलिए ज्योग्राफी फिर आपको तो अच्छे से पता है कि ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको डिजास्टर्स में भी मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ जो मैं अभी बात कर रहा था पेपर थर्ड, ज्योग्राफी का जो पेपर थर्ड है, उस पेपर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो वहां भी आपको कुछ चीजें मिलेगी जो अभी हमने बात की, जैसे ज्योग्राफी पर कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे तौर पर के आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन पर और आर्थिक, तीन बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। ठीक है, इन पर पूछे जाते हैं, और कम से कम 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते, ये उसी का एक आपको डायग्राम दिया गया है, एनवायरनमेंट का कितना रूल रहता है, 18% होता है, और आपका जो इकोनॉमिक जो है, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का 24, और क्या क्या रहता है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और बस थोड़ा सा एक काम जरूर करिएगा, जहां पर आपको कोई चीज समझ में आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आप बोलिएगा सर मुझे ये बता दीजिए, मैं बताऊंगा। और न केवल आज, जब तक आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, बस शर्त ये है कि आप थोड़ा अवेयर होकर पढ़ें। अगर आप ही अवेयर नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, आप अवेयर होकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीजें बहुत आसानी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बस कोशिश हम लोग ये करेंगे कि अपना जो फोकस है हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जिससे हम बहुत बेहतर से बेहतर आपको समझा पाए और आप हमसे अच्छे से पूछ पाए और समझ पाए। ठीक है, समय हमारा कोशिश यही होगा कि हम ओवरऑल जितना भी हमारा समय रहेगा हम लोग अपने सब्जेक्ट में जाएंगे। तो बात करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, आखिर ये भूगोल शब्द कैसे आया है, कहां से आया, भूगोल के बारे में कैसे पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, भूगोल को पहले लोग विषय के रूप में नहीं पढ़ते थे। भूगोल पहले एक सामान्य सा, आज बीस वाले, 20 में थोड़ा जहां पे खाली जगह है वहां पे, हाँ 10। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास हो रही है, और आज चूंकि बहुत कम बच्चे हैं, सहयोग बस है क्योंकि अभी होली रही, तो होली में
मैक्सिमम बच्चे घर गए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मंडे तक सब लगभग आ जाएंगे। तो ज्योग्राफी में यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी, भूगोल के रूप में कोई नहीं जानता था दुनिया में कहाँ क्या ऊपर आकाश पाताल में क्या हो रहा है, कैसे सामान्य नियमों के रूप में लोग समझते थे, देखते थे। लेकिन भूगोल एज ए सब्जेक्ट, एज ए विषय के तौर पे इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता, ठीक एकदम सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया। आप यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफी, यानी कि जो भूगोल शब्द है, जियोग्राफी शब्द की सबसे पहले अगर कहा जाए ये शब्द कौन सा है, तो ये ग्रीक शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफियन। जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफियन का मतलब है उसके बारे में, राइट अबाउट या वर्णन। तो अर्थात ज्योग्राफी पृथ्वी के वर्णन को क्या कहेंगे, भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के वर्णन को क्या कहेंगे, भूगोल। यहाँ देखा ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में उसका शाब्दिक अर्थ। अब आती है कि भूगोल है क्या, तो भूगोल एक साइंस है, विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो पूरी फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करता है, जैसे मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है। इसके अंतर्गत आप पृथ्वी, उसकी धरातली विशेषताओं, धरातली विशेषताओं मतलब ऊंचे नीचे पर्वत पठार मैदान, इनके बारे में लोग पढ़ेंगे। मानव आवास का जो लोग कैसे कहाँ क्या रह रहे हैं, और बाकी जितने भी फिनोमिना है, भौतिक परिघटना है, उनका अध्ययन आप किसमें करते हैं, ठीक है। क्या आप उच्चावच का मतलब समझते हैं, उच्चावच रिलीफ, मतलब ऊंचा नीचा है और बहुत सारे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप समझेंगे ज्योग्राफी। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर आपको आती है तो दुनिया में फिर कोई चीज आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकती, आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वही कहा, जो धरातली विशेषता मतलब जो रिलीफ है, उच्चावच है, ऊंचे नीचे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो ज्योग्राफी में। अब यहाँ पे आता है कि ज्योग्राफी शब्द दिया किसने। ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले एक थे एरेटोस्थनीज, यहाँ पे लिखा है 2वीं शताब्दी में यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का मतलब शब्द दिया था। उन्होंने ग्रीक शब्द दिया था जियोग्राफी, हम लोग उसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, ठीक है। क्या शब्द दिया था, जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन बनता है कि जियोग्राफी शब्द को किसने दिया, तो आप कहोगे जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने दिया था। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, भूगोल का पिता भी हम कहते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, अगर हम कहें कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो एरेटोस्थनीज को भी कहेंगे। एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता दूं, ये फादर ऑफ ज्योग्राफी या फादर ऑफ टर्मिनोलॉजी में बहुत से वेरिएशन, अलग अलग भूगोल के अलग अलग तरीके से कहा गया, उनके आधार पे कही है। आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, वान भूगोल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक ग्रेथियन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव भूगोल के बारे में बात की। अब हम एक बात यहाँ पे करेंगे, भूगोल जब मानव मतलब ह्यूमन और इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण के अध्ययनों के आधार पर जब भूगोल के बारे में देखा गया, तो दुनिया में दो प्रकार के विचारधाराएं सामने आई, ठीक है। एक विचारधारा थी संभववाद और दूसरा था नियतिवाद, इसको निश्चयवाद भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये बात यहाँ पे पहले टाइटल हम आपको बताते हैं, मानव और पर्यावरण को संबंधों के आधार पर, मानव और पर्यावरण के संबंधों के आधार पर भूगोल को दो भागों में बांटा गया, या ये कहा जाए भूगोल को के दो विचारधाराएं आई। सबसे पहला था संभव, दूसरा क्या था, नियतिवाद या निश्चयवाद। संभववादी विचारधारा फ्रांसीसी विद्वानों के द्वारा दिया गया था, जो फ्रांस के विद्वान थे, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि भूगोल में उन्होंने अध्ययन की जो आधार बनाया उसे संभववाद, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, आप लोग यहीं पे थे, पीछे बैठे, पीछे बैठे, तब तो आपको 11 बजे टाइम पे आ जाना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, क्वेश्चन इसलिए बनते हैं, मैं इसलिए बोलूंगा। सबसे पहले याद रखेंगे, भूगोल को संभववाद और नियतिवाद दो भागों में बांटा जाता है, पर्यावरण और व्यक्ति के अध्ययन के आधार पर। संभववाद, पहला क्वेश्चन, संभववाद किसने दिया, तो आप कहोगे फ्रांसीसी विद्वान, ठीक है। इस शब्द को किसने दिया था, तो फेब्रे, एक व्यक्ति थे फ्रांसीसी फेब्रे, उन्होंने संभववाद शब्द दिया था। जबकि विडाल डी लास, ये फ्रांसीसी चिंतक थे जो इसके मेन थिंकर्स माने जाते हैं। संभववाद का मुख्य विचारक किसे माना जाता है, विडाल डी लास को माना जाता है, ठीक है। ये फ्रांसीसी विचारक थे, और यह विचारधारा कहती क्या है, संभववादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति गौड़, गौड़ का मतलब सेकेंडरी, मानव श्रेष्ठ है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसके कई उदाहरण दिखाए गए कि मनुष्य ने रेगिस्तान में जंगल लगा दिए, मनुष्य ने रेगिस्तान में आवास बना दी, मनुष्य ने नदियों की धारा बदल दी,
मनुष्य ने वो सब कुछ कर दिया जो प्रकृति नहीं चाहती थी। इसलिए संभववादी विचारधारा क्या कहती है? मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है। ठीक है, जबकि दूसरी विचारधारा आती है नियतिवादी विचारधारा या निश्चयवादी विचारधारा। ठीक, इस विचारधारा के विचार समर्थक थे जर्मन भूगोलवेत्ता। कौन थे? जर्मन भूगोलवेत्ता। अब बात यहाँ पर आती, जर्मन भूगोलवेत्ता अगर आपसे कहा जाए नियतिवाद या निश्चयवाद के मेन थिंकर कौन थे, तो मुख्य विचारक थे फ्रेडरिक रेटल। जर्मन विचारधारा तो मतलब सारे जर्मनी के विचारधारा भूगोलवेत्ता इसको मानते थे, लेकिन मेन थिंकर की बात की जाए तो फ्रेडरिक रेटल इसके मुख्य चिंतक थे। तो बहुत दिनों तक इस पर विवाद होता रहा और इसने कहा प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य गौण। इसने क्या कहा? मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण। उसने कहा नहीं, प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य गौण। उसने कहा मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति जो चाहती है वो करती है। और इसका उदाहरण दे भूकंप से। भूकंप आएगा तो सब तबाह कर सकता है, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी पड़ जाए, तो मानव उसका अनुचर है, दास है। इसलिए प्रकृति श्रेष्ठ है, ना कि मनुष्य। ये दोनों विवाद जर्मन विचारधारा और फ्रांसीसी विचारधारा में रहे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? इसके बाद एक और आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि कौन संभववादी विचारधारा क्या कहती है, नियतिवादी विचारधारा कौन क्या कहता है, संभववादी कौन लोग थे, नियतिवादी कौन थे। इसके बाद एक नए विचारक आते हैं जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर। यूपीएससी में पूछा भी गया, पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने इसका मध्यम मार्ग निकाला। उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति न तो मनुष्य श्रेष्ठ है न प्रकृति श्रेष्ठ। उन्होंने इसका मध्यम मार्ग अपनाया और उन्होंने दिया क्या? संभववाद और नियतिवाद का जो मिडिल मार्ग था, मध्यम मार्ग, उन्होंने कहा इसे न संभववाद और न निश्चयवाद। मतलब न संभववाद या न निश्चयवाद या न नियतिवाद, मतलब उधर नियतिवाद इधर संभववाद, तो दोनों को मिलाकर नया कर दिया। नया न संभववाद या न निश्चयवाद या न नियतिवाद। और इसे किसने दिया? ग्रिफिथ ने दिया। इसी को उन्होंने एक नया नाम और दिया जिसे कहा जाता है रुको और जाओ सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन आए कि रुको और जाओ सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या कहोगे? ग्रिफिथ टेलर ने। अब इन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा कि प्रकृति एक ट्रैफिक पुलिस के समान। क्या कहा? प्रकृति एक ट्रैफिक पुलिस समान है जो व्यक्ति को दिशा को तो नहीं बदल सकती लेकिन उसे रोक सकती है। जैसे आप कभी देखे होंगे कि आप जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? थोड़ी देर के लिए आपको हाथ देगा तो आप क्या हो जाएगा? आप रुक जाओगे, आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो सीधे तो आपकी दिशा नहीं बदलेगी, आप सीधे ही जाओगे, लेकिन तब तक रुकोगे जब तक आपको रुकने का इशारा किया जाए। तो उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग में और रुको और जाओ सिद्धांत दिया, इसे ग्रिफिथ टेलर ने दिया। यहाँ पे हमने आपको लिखा है प्रकृति ट्रैफिक पुलिस के समान है जो मनुष्य को रोक तो सकती है और उसकी दिशा नहीं बदल सकती। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकृति, ये स्टेटमेंट इसका, प्रकृति ट्रैफिक पुलिस के समान है जो मनुष्य को रोक सकती है पर उसकी दिशा नहीं बदल सकती, तो आप कहेंगे ये नौ निश्चयवाद या नौ संभववाद की बात है। अब इसके बाद अगला जो हमारा बात है कि भूगोल की ब्रांचेस क्या क्या है, ज्योग्राफी की शाखाएं क्या क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योग्राफी की शाखाओं के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि भूगोल की ब्रांच को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। एक हमारा कौन सा है? भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या है? भूगोल को दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन सारे ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी यानी स्थलाकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी, जैव विज्ञान बायोजियोग्राफी और मृदा विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी। तो ये हमारे क्या है? भौतिक। ठीक है, ह्यूमन भूगोल का मतलब है ऐसा भूगोल जो सीधे सीधे मनुष्य पर से रिलेटेड है, तो उसे क्या कहेंगे? मानव ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मानव भूगोल के पिता हमने किसे बताया था अभी? फ्रेडरिक रेटल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ देखेंगे सांस्कृतिक कल्चरल ज्योग्राफी। तो कल्चरल ज्योग्राफी किससे रिलेटेड है? मानव भूगोल से। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल से रिलेटेड, और राजनीतिक भूगोल जनसंख्या भूगोल। बस नहीं, तो ये किससे चीजें हैं? बस यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं बहुत करना है, सारी समझना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे। अब आगे चलते, अब चलते हैं मेन टॉपिक हमारा यहाँ शुरुआत होती है ब्रह्मांड। हम लोग, हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्मांड। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सामान्य तौर पर आईएएस में यानी यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसे आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जनरली नहीं पूछा जाता। जब जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आदमी इस पर बहुत फोकस करता है, तो कब पूछे, लेकिन जब पूछा जाएगा तो कभी कभी बहुत जटिल क्वेश्चन पूछ देते हैं और आप नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से सीखेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे समझिए, जो चीजें समझ में नहीं आएंगे आप हमसे जरूर बात करेंगे वहाँ पे,
ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे टॉपिक हमारा है, पहला चैप्टर भी हमारा है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? जब भी कभी आपसे बात आई कि ब्रह्मांड क्या है, तो आपने थोड़ा सुन रखा है, आपने थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन आप उसके बारे में कल्पना करिए जब लोगों ने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं देखा था, और जब उसने देखना शुरू किया कि ब्रह्मांड क्या है, तब उसने क्या अंदाजा लगाया। तो हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ब्रह्मांड कैसे कैसे लोगों ने जाना। ठीक है, तो पहला बात आती है कि ब्रह्मांड अनंत असीम है, जिसमें आपको सारे तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है, ब्रह्मांड सब बहुत विशाल अनंत है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ठीक है, यहाँ लिखा है ब्रह्मांड असीम और अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड की क्या सीमा है, तो ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं। इसमें गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह और सभी आकाशीय पिंड जिनके बीच में अंतराल पाया जाता है, संपूर्ण पदार्थ है, वो सब ब्रह्मांड है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी। ये क्वेश्चन लिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको सब दिखा है ब्रह्मांड के संबंधित कुछ दृष्टिकोण और या पब्लिक सिद्धांत। तो पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में या ब्रह्मांड के संबंध में जितनी भी थ्योरी हैं, हम उन्हें सिद्धांत हमें नहीं कहा जाना चाहिए, उन्हें क्या कहा जाना चाहिए, परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस। आपने कभी सुना है परिकल्पनाएं? आप बताओ हाइपोथेसिस और सिद्धांत में क्या होता है? सिद्धांत तो होता है कि अगर परिकल्पना बनाई कि ये हो सकता, सिद्धांत में लिख दिया जाता है। और कोई पहले बोलेगा? क्योंकि कल्पना कर रहे हैं। गुड, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? डेफिनेटली, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात आपने कहा। जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, परिकल्पना, आप यहाँ पे देखिए हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, तो परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस एक हमारी अजम्पशन है, हमारी एक कल्पना है, जिसमें हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, अच्छा ऐसा होगा, फिर इसलिए ऐसा रहा होगा, फिर ये हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, कल्पना करते हैं, और एक कल्पना को आकार देते हैं, रूप देते हैं, और ये चीजें होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे, परिकल्पना बोलेंगे। क्लियर? अब ये हमारी यही परिकल्पना, जो हमारी एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं, परिकल्पना यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस परिकल्पना है, जब इस कल्पना को हम कसौटियों पे कसते हैं, उसे प्रूफ करते हैं, और कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो जस्टिफाई हो जाता है, वो प्रूफ हो जाता है, यस ये सही। और जैसे ही वो बात परिकल्पना प्रूफ हो जाती है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत मान लेते हैं। ठीक है, तो वो सिद्धांत हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जितनी चीजें हैं प्रूफ की गई, तो थोड़ी बहुत संतुष्ट होती है कि हाँ ऐसा ऐसा रहा होगा, उसको जस्टिफाई किया गया, और कहीं कहीं पे उसे सही पाया गया, तो मान लिया गया कि ये क्या हो गया, सिद्धांत। जबकि अभी बहुत कुछ खोजा जाना, बहुत कुछ पाया जाना बाकी है। अब हम बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का संगठन, मतलब ब्रह्मांड किससे बना है, क्या है ब्रह्मांड। तो आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्स का यानी कि ब्रह्मांड का जो संगठन है, वो डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर प्लस हीलियम प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है क्या। आप यहाँ पे चीज समझिए, ब्रह्मांड का 96% पार्ट, ब्रह्मांड का 96% पार्ट इनमें बना हुआ है, और केवल 4% पार्ट हमारा किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ब्रह्मांड का 96% भाग डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर से जुड़ा बना हुआ है। ठीक है, और केवल 4% भाग क्या है, दृश्य पदार्थ है। एक चीज यहां देख लो, ये इनविजिबल मटेरियल है, ये क्या है, अदृश्य पदार्थ है, और ये कैसा है, दृश्य पदार्थ। तो विश्व में आप जितना भी बड़ा ब्रह्मांड देख रहे हैं, अनंत तारे, आकाश में गैलेक्सीज, और बहुत कुछ देख रहे हो, जो भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो कुछ भी देख रहे हो, जहां तक भी देख रहे हो, वो सब क्या है, दृश्य पदार्थ मटेरियल है। वो क्या है, विजिबल मटेरियल है, दृश्य पदार्थ है। और दृश्य पदार्थ आप कितना है, मात्र 4%। तो आप कल्पना कर सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। उसका 96% भाग अभी अज्ञात है, पता ही नहीं चला, सोच भी नहीं सकते। जितना देखा जा सकता है उतना भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना है, वहां तक भी पहुंचा नहीं गया। तो फिर आप सोचिए इसके बारे में अंदाजा लगाया जाना असंभव। तो ये क्या है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में कहा जाता है डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर प्लस
विजिबल मटेरियल। और उस विजिबल मटेरियल मतलब दृश्य पदार्थ में हमने हाइड्रोजन और हीलियम को क्यों लिखा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में यही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात आते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत मौजूद है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन 4 सिद्धांत ऐसे हैं जो ज्यादा अपना वेटेज है। लेकिन उन 4 सिद्धांतों में भी एक ही सिद्धांत ऐसा है जिसे सर्वमान्य माना गया है, मतलब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत, ठीक है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से हैं, कौन सबसे ज्यादा स्वीकार है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें, जो भी हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे थे, परिकल्पना की, तो यहाँ पे कुछ परिकल्पनाएं थी। सबसे पहले आप उस दौर के बारे में कल्पना करके देखिए। एक चीज और मैं बताऊं, जब भी कभी आप कुछ पढ़ा करिए, जैसे आप सिविल सर्विसेज स्टूडेंट होने जा रहे हैं, जब भी आप कुछ पढ़िए तो कभी कभी थोड़ा सा उस दौर में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। जब आप इतिहास पढ़िए तो भूल जाइए आज यहाँ बैठे, तो आप उस मौर्य काल में चले जाइए, कल्पना करके देखिए कैसा रहा होगा वो काल, कैसे लोग रहे होंगे, कैसे क्या रहेगा। अगर आप कुछ और काल पढ़ते हैं तो उस काल में पहुंचे, उसके बारे में सोचिए कैसा दुनिया रही होगी, कैसे। तो ज्योग्राफी में आप सोच के देखिए, वो पहला दौर जब मनुष्य ने सबसे पहले आकाश देखना शुरू किया, उसे चमकते हुए तारे दिखाई देने लगे, सूर्य, आकाश, दुनिया दिखाई दी। जब मनुष्य ने समझना दुनिया के बारे में शुरू किया तो उसने क्या लगा? भाई देखिए, हम जब भी कोई चीज का कल्पना करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक संदर्भ बिंदु होता है जो हमारा, हम जहाँ पे होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप हमसे 5 मीटर दूरी पे हो, या ये कहा जाए ये 2 मीटर दूर, कहाँ से, तो कोई ना कोई तो एक रेफरेंस बिंदु लेंगे, एक आधार बिंदु लेंगे। तो उसी तरीके जब मनुष्य ने आकाश देखना शुरू किया तो सबसे पहले उसने देखा कि आकाश में क्या है, कहा, तो तारे चमकते हुए इधर उधर घूमते हुए, सुबह सूरज इधर निकला, शाम को उधर चला गया। तो इन सब आधारों पर लोगों ने ये मानना शुरू किया कि पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र, और बाकी जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहा गया भू केंद्रित विचारधारा। भू केंद्रित विचारधारा का मतलब पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारे आकाशीय पिंड उसके चारों तरफ है, इसे कहा गया भू केंद्रित विचारधारा। हम इसे जियोसेंट्रिक व्यू कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? जियोसेंट्रिक व्यू। ठीक है, भू केंद्रित विचारधारा, जियोसेंट्रिक व्यू। और ये विचारधारा अरस्तू और बाकी अन्य बहुत से लोगों ने दी थी। ठीक है, लेकिन जब लोग इसके ज्यादा जानने लगे, ठीक है, यहाँ तक ये कहा जाए जब कुछ ज्यादा लोग विज्ञान की तरफ पहुंच गए और आगे सब सीखने लगे, उनमें एक आए कापर्निकस। 1543 में सबसे पहली बार कापर्निकस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किसने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, तो आप कहोगे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इस बात को 1543 में सबसे पहली बार कापर्निकस ने माना कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य। तो उन्होंने कहा सूर्य बीचों बीच में है और उसके चारों तरफ दुनिया के सारे जितने भी आकाशीय पिंड है वो सब चक्कर लगा रहे हैं। तो इसे क्या कहा गया, सूर्य केंद्रित विचारधारा। मतलब सूर्य बीच में है, केंद्र में है, बाकी उसके सारे पिंड उसके चारों। इसे सूर्य केंद्रित विचारधारा कहेंगे। इसे हेलियोसेंट्रिक व्यू कहा गया। इसे क्या कहा गया, हेलियोसेंट्रिक व्यू या सूर्य केंद्रित विचारधारा। कोई इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं? ओके, तो बताया करिए बीच बीच नहीं, जैसे हैं, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, इसको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे। मुझे पहले बता देता हूँ, मैं सारी चीजें बताता चला। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने में तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं बीच बीच में टर्मिनोलॉजी जितनी भी रहेंगी अंग्रेजी में हम बताते चलेंगे, कुछ लिखने वाला होगा तो भी बता देंगे। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक व्यू यानी कि सूर्य केंद्रित विचारधारा। इसमें क्या कहा गया, सन इज ए सेंटर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसमें कहा गया सन क्या है, सेंटर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का सेंटर पार्ट क्या है, सूर्य। इस तरह से कहा गया हेलियोसेंट्रिक व्यू। ठीक है, सौर केंद्रित विचारधारा। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद ये आया कि ठीक है कौन किसके बीच में है वो अलग मैटर है, आखिर ब्रह्मांड बना कैसे, कहां से आया ब्रह्मांड। ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स कहां से है। ठीक है, कौन किसके केंद्र में है वो तो बात की बात है, यूनिवर्स। लेकिन एक चीज और समझ, ये बात यही खत्म नहीं, इसके आगे भी कई लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कापर्निकस ने सबसे पहले कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है, हर्सेल। कौन आता है, ब्रिटिश भूगोलविद्ता होते हैं हर्सेल। वो कहते हैं कि वो इनकी बात को नकारते हैं, कहते हैं कि नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य गैलेक्सी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा सन इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी। क्या कहा कि सन क्या है,
स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी। सूर्य गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। किसने कहा? हर्शल ने कहा। हर्शल के बाद एक हबल आते हैं। कौन आते हैं? हबल। ठीक है, उन्होंने टेलीस्कोप के अध्ययन के द्वारा एक बात निष्कर्ष निकाली। उसने कहा कि ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज हैं। उन्होंने कहा कि एक गैलेक्सी या एक सूर्य नहीं, अनंत गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही लोग आते गए, कैप्टन आए, उन्होंने अपनी बातें कही, ऐसे अलग अलग विचारक आते गए और उन्हें बताते कि शायद ऐसे ऐसे ऐसे। ये सारी अभी हाइपोथेसिस, ठीक है, क्योंकि ये भी जस्टिफाई नहीं हो पाया था। धीरे धीरे बाद में प्रिंसिपल बनने लगे, सिद्धांत बनने लगा, जब ये क्लियर होने लगा कि हाँ सूर्य उसके केंद्र में है। ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे भी। अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 4 मेन थ्योरीज आपके सामने दिखाई गई है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, मैं इधर से आ जाऊं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। सेकंड आता है पार्सिटिंग थ्योरी यानी दोलन सिद्धांत। तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी। और अगला है स्पीडी सिद्धांत। ठीक है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। अब यहाँ पर एक बात समझिए, हमें इनमें से सबको नहीं पढ़ना, ठीक है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ आप इतना जरूर पढ़ लीजिएगा किस थ्योरी को किस विचारक ने दिया। हाँ, अगर कभी मैचिंग में आ जाए तो आप ये कर पाए कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, पार्सिटिंग थ्योरी किसने दिया, तो उससे मैंने उनके नीचे यहाँ पे आपके नाम दिए गए हैं, आप मैच करा लेंगे। बस इतना सा आपको ठीक है। अब मेन थ्योरी कौन है वो हम देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी। जितनी भी थ्योरीज हैं इनमें बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। महाविस्फोट सिद्धांत इसे कहा जाता है और इसके प्रतिपादक हैं बेल्जियम के भूगोलविद जार्ज लेमेंटर। ठीक है, जार्ज लेमेंटर ने बताया था, इसने लिखा भी है सर्वाधिक एक्सेप्टेड थ्योरी। इसी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, इन पर बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कुछ भी पूछना हो तो कृपया आप पूछें इनसे। सर्वाधिक स्वीकार मत आपको पता है किसने दिया, बेल्जियम के भूगोलविद थे जार्ज लेमेंटर ने सबसे पहले से दिया। अब इस सिद्धांत का मुद्दा यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर इस सिद्धांत का मुद्दा क्या था। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले? 15। हमने यहाँ पे लिखा है 30.7 अरब। कारण क्या है? 15 अरब, उन्होंने 15 अरब ही बताया था। बाद में जो नई थ्योरीज आई, नई सिद्धांत आए, उससे ये बात कही कि ब्रह्मांड की आयु 15 अरब लोगों की बल्कि 13.7 अरब वर्ष की है। इसलिए मैंने वहां पे एग्जैक्ट आपको ये, तो आज से लाख नहीं हो गया अरब। तो प्रारंभ में आज से लगभग 17-15 अरब वर्ष पहले ये माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं मौजूद था। सारा ब्रह्मांड एक सेंटर पार्ट में, एक छोटे से आप कह सकते हो बॉडी में कंसंट्रेटेड था। मतलब एक छोटी सी बॉडी थी, यहाँ पे बात करेंगे, मान लीजिए छोटा सा एक बॉडी था, उसी में पूरा ब्रह्मांड सेंटर हुआ था। ठीक है, और ये पिंड बहुत ज्यादा गर्म रेड हॉट बॉडी थी, मतलब आगे तक रक्त तक पिंडा रेड हॉट बॉडी थी और बहुत तेजी से राउंड कर रही थी। अचानक इसमें विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहते हैं। अचानक इसमें विस्फोट होता है, ये पूरा का पूरा मटेरियल छिटक जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, ऐसे ऐसे इसका सारा मटेरियल क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है। सारा ये मटेरियल पूरा टूट गया, सारा मटेरियल इधर उधर बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया। तो ये जो पूरा मटेरियल फैला, अब इस पर भी देखेंगे बाद में कई रिसर्च होते गए कि आखिर छोटा सा मटेरियल जरा सी जगह पे फैला हुआ आज इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसे बन गया। ठीक है, आज आप अगर देखें तो सूर्य को ही देख लें तो इतना विशाल है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे विश्व में ब्रह्मांड में अरबों खरब, मतलब अनगिनत सूर्य मौजूद है, ऐसे न जाने। और सूर्य तो एक छोटी सी आप इकाई कह सकते हो, उसे अरबों खरब इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं। तो आप सोच सकते हो सारा मटेरियल इतना ज्यादा बढ़ा और कैसे फैलता चला गया और इतना बड़ा ब्रह्मांड होता गया। ठीक है, तो अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, ये विस्फोट हुआ, सारा मैटर स्कैटर्ड हुआ, छिटक गया। ठीक है, इसके अंदर बीच में बहुत सी एक्टिविटीज हुई, वो बात की चीजें हैं। तो ये मटेरियल पूरा बिखरा इधर, और इसी दौरान इसमें आकार, प्रकार, स्थान, जैसे ही विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से 3 चीजें बनी। पहला, समय की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? समय। इसके बाद ही समय का सृजन हुआ, उससे पहले टाइम नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? विस्फोट हुआ, समय, स्थान, स्पेस जनरेट होना शुरू हुआ, स्पेस बना। इसके और क्या बना? समय, स्पेस और मटेरियल, पदार्थ।
तीन विस्फोट के बाद समय, मटेरियल और जो मटेरियल है, समय है और स्पेस, इनकी उत्पत्ति हुई और पूरा ब्रह्मांड फैलता चला। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैसे पहले तो यहाँ पे देखिए सारा स्कैटरिंग होने के बाद स्पेन फैला और सारा मटेरियल यहाँ पर बिखर गया, तो इस तरीके से चारों तरफ छिटक गए। सबसे पहले बना क्या, आप लोग इसे बुक से तो पढ़े ही होंगे, पढ़े, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम आपको मेन मेन बातें समझा दे रहे हैं, जो जरूरत के क्वेश्चंस करेंगे। आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे भी समझेंगे, सारा पूरा ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, सारा मटेरियल दूरी तक दूर चारों तरफ फैल गया, बिखर गया। सबसे पहले क्या बनी, गैलेक्सी, और एकदम गैलेक्सी भी, मतलब ये बिखरा पूरा कॉस्मिक मटेरियल, जो कॉस्मिक मटेरियल था दूर तक फैलता गया, और फिर धीरे धीरे उस मटेरियल में कंसंट्रेशन होना, संकुचन शुरू हुआ, और होकर के गैलेक्सी बनी शुरू। गैलेक्सी बनी, उसके बाद क्या बने, तारे बने, ठीक है। तारे से के बाद क्या बना, तारा क्या बना, प्लेनेट, ग्रह बने। तारा टूटने मतलब गैलेक्सी, जिसे आकाशगंगा भी आप कहते हैं, गैलेक्सी से तारा बन, सबसे पहले गैलेक्सी बनी, ठीक है। फिर तारा, तारा के बाद प्लैनेट्स, प्लैनेट के बाद सैटेलाइट एंड अदर हेवनली बॉडीज, जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज हैं वो बनी। आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये आप देखेंगे ये क्या है, गैलेक्सीज, ठीक है। अगर आप गैलेक्सी को माइक्रोस्कोप से देखें, मतलब कैसे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से देखें, कोई भी ऐसी उससे देखें जो बड़ा दिखा था, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप देखेंगे तो ये जो गैलेक्सीज थी, ये सब क्या बनी, गैलेक्सी बनी। इस गैलेक्सी के देखा गया तो कुछ गैलेक्सी ऐसे ना होकर बल्कि कैसे थी, ऐसे ऐसे थी। दूसरी गैलेक्सी यहाँ पर ऐसे थी, ऐसे थी। यहाँ पर एक तीसरी गैलेक्सी ऐसे थी, ये गैलेक्सी, ठीक है। और गैलेक्सी का करोड़ों तारों का एक समूह था। अभी हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में, गैलेक्सी कैसे बनी। इस तरीके से यहाँ पर क्या बनी, गैलेक्सी से बहुत समय के बाद गैलेक्सी बनती चली गई। गैलेक्सी से तारा, ग्रह, उपग्रह, इन पिंडों का निर्माण हुआ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इन्हीं गैलेक्सियों में, गैलेक्सी बारे में भी बताएंगे तो आप क्लियर होंगे। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए गैलेक्सी क्या है, इनफाइनाइट तारों का एक कह सकते हो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट स्टार्स, ठीक है। असंख्य तारों का एक समूह। अगर हम आपसे कहेंगे कि आकाश गंगा या गैलेक्सी किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे आकाश गंगा या गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है। तो इसमें बहुत से तारे इसमें पाए जाते हैं। सपोज करते हैं इन्हीं और ये तारे में क्या, गैलेक्सी में क्या पाया जाएगा, तारे, ठीक है, तारा। अब जैसे हमारा सूर्य क्या है, एक तारा, सूर्य भी तो एक तारा ही तो है, तो ये तारा है, मान लेते हैं हमारा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा तारा सूर्य किसी न किसी गैलेक्सी में तो होगा, ठीक है। उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या मंदाकिनी आप कह सकते हो। मिल्की वे इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ मंदाकिनी। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारी जो जिसमें हमारा सूर्य है, हम उसे क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहते हैं। आप उसे मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सपोज करते हैं, अभी हम डिटेल में बताएंगे। जैसे आप यहाँ पे हैं, तो आप ऊपर से देखते हैं तो आपको आकाश में कभी एक दूध की सफेद चादर से तारों का एक समूह सा दिखाई देता है, तो उसे मिल्की वे मतलब दूधिया रास्ता, उसे क्या कहते हैं, दूधिया रास्ता, या उसे एरावत या मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मिल्की वे हमारा, ये क्वेश्चन ध्यान रखें, हमारी सूर्य किस गैलेक्सी में, तो आप कहेंगे मिल्की वे, ठीक है। अब हमारी गैलेक्सी के क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी गैलेक्सी सबसे नजदीक की दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, तो क्या आता है क्वेश्चन, एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक की दूसरी गैलेक्सी कौन है, एंड्रोमेडा। जैसे ये गैलेक्सी हमारी है, उसके बाद दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, क्लियर, एंड्रोमेडा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अभी आगे हम बात करेंगे कि हमारी सूर्य, सूर्य क्या है, तारा है। तो हमारे सूर्य मतलब हमारे तारे के सबसे नजदीक का दूसरा तारा कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और हमारी गैलेक्सी की सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है, ठीक है। ये बात समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो वहां पे डिस्कस आपको देखिए, ये यहाँ पर महाविस्फोट का एक छोटा सा चित्र है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर अचानक विस्फोट हुआ, स्कैटरिंग हुई, सारे बॉडीज चारों तरफ छिटक गए,
और इस तरीके से क्या बनी गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी। और इन गैलेक्सी में क्या है, तारे पाए जाते हैं, ठीक है। और हाँ एक चीज और, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, मैं इसके बात करूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, गैलेक्सी जो बनी यहाँ पर वो लगातार क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, फैलती चली है। ब्रह्मांड फूटने के बाद लगातार फैलता चला जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। क्या हो रहा है, यूनिवर्स हमारा कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपैंड कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए 2 रूल्स है। यहाँ पे हम 2 आधारों पे पता करते हैं कि ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है। पहला आपने सुना होगा न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन का पहला नाम सुना, तो न्यूटन का पहला लॉ क्या है बताओ। हाँ यस, या जब भी कोई पिंड यदि गतिशील है तो हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगा, यदि वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगे जाए। तो जैसे विस्फोट हुआ, सारा मटेरियल बाहर की ओर फेंक दिया गया, जैसे छिटका तो सारा मटेरियल बाहर की ओर चलता चला जा रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लागू हो गया, क्योंकि बॉडी गतिशील हुई तो लगातार गतिशील होती चली जाएगी तब तक जब तक उसे रोका ना जाए। तो आपको रोकने वाला तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसलिए ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है, लगातार फैलता चला जा रहा है और असीमित दूरी तक चलता चला जा रहा है। उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं कि कहाँ तक जाएगा, कब तक फैलेगा और कितना फैलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए, जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में, तो अभी तक हमने जैसे कहा कि हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं हैं, सिद्धांत इससे नहीं संभव है। क्योंकि आप थोड़ा सा एक ऐसी कल्पना करेंगे, माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज, पूरे ब्रह्मांड में कितनी अरब गैलेक्सी है, 100 अरब गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे। अब आप कल्पना करके देखिए, 100 अरब गैलेक्सी और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, तो कितने तारे, कितने ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। और वो भी लगातार फैलता चला जा रहा है, लगातार फैलता चला। तो इस तरीके से, और दूसरा रूल्स, दूसरा सिद्धांत कैसे पता चला कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट एक विज्ञान का रूल है, इसमें 2 रूल्स लागू होते हैं, एक प्रकाश के लिए, दूसरा भौतिक नियमों के लिए, ठीक है। प्रकाश के लिए क्या है कि यदि कोई, ये जैसे ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, यदि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रेस्पेक्टिव मूवमेंट हो रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है, या दोनों आपस में पास पास आ रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं, अगर इस टाइप से गति हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गति हो रही है तो उनमें जो उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उस स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे स्पेक्ट्रम की लाइन या तो रेड लाइट की ओर बढ़ रही होगी या बैगनी कलर की ओर बढ़ रही होगी। तो अगर स्पेक्ट्रम से जो लाइन है, स्पेक्ट्रम की लाइन लाल तरंग की ओर, रेड लाइट की ओर बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ रही है, तो इससे माना जाता है कि सोर्स क्या है, लगातार बाहर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे हैं, आपने किसी गैलेक्सी या किसी तारे का जब ऑब्जर्वेशन किया तो क्या पता चला कि वो लगातार भागता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। इसलिए 2 सिद्धांत बताते हैं कि ब्रह्मांड में सतत और कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, विस्तार होता चला, और अनंत विस्तार, आप उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, कल्पना इसलिए भी आप नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति की मेजरमेंट करने की एक लिमिट है। आपको पढ़ा होगा कि जैसे प्रकाश का वेग, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वेग, सबसे लंबी दूरी नापने का मापदंड क्या मान सकते हो, लाइट के मापदंड, ये तो मान के चलते प्रकाश का वेग सामान्य तौर पे, हालांकि उससे भी बड़ी दूरी नापने के यंत्र है, लेकिन अभी हम प्रकाश वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब आप ऐसे समझिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी, 15 बिलियन ईयर्स एगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, और तब से प्रकाश इस गैलेक्सी से चलना शुरू हुआ, हमारी गैलेक्सी तक आज तक प्रकाश ही नहीं पहुंचा। अब आप सोचिए कि ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पहले सूर्य का प्रकाश चलना शुरू किया था, और तब से आज तक प्रकाश चलता चला आ रहा है। और आप सोच सकते हो कितना प्रकाश चलता है। आपको पता है प्रकाश, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, नहीं दूरी नहीं पूछा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना वक्त लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, हम मोटा मोटा 8 मिनट मान लें। तो आप सोचिए 14 पॉइंट समथिंग यानी 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 8 मिनट में तय करता है सूर्य प्रकाश।
तो आप सोचिए इतने करोड़ों अरब साल तक प्रकाश चलता रहा, अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप अंदाजा कैसे लगाएंगे यहाँ बैठ करके उधर गैलेक्सी में क्या हो रहा होगा। जैसे आपने कई बार आपने पढ़ा होगा, कई मूवी आप देखते होंगे हॉलीवुड वगैरह की, एलियंस के बारे में सुनते होंगे, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, 100%, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा सही है। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि हमें परग्रहियों से या एलियंस से उलझना नहीं चाहिए। कारण क्या है, अब आप सपोज करिए आप इस गैलेक्सी में हैं और यहाँ पर आपका एक पृथ्वी है, ठीक है। हमारे सौरमंडल, मेरा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है। अब हम आपकी इस गैलेक्सी में कितने सूर्य हैं, 100 अरब, सौरभ सूर्य, तो मान लीजिए हर सूर्य तारे में एक कोई पृथ्वी हमारी जैसी होगी, नहीं होगी, कुछ में तो होगी, तो उनमें जीवन होगा, और ऐसी 100 अरब पृथ्वियां हैं। तो आप सोचिए कितनी अरब पृथ्वी दुनिया में मौजूद होगी, कहाँ कहाँ पर जीवन होगा और कैसे कैसे लोग दुनिया में रह रहे होंगे। हमारे यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी कम एडवांस हुई, अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे थे, धीरे धीरे यहाँ पहुंचे, तो टेक्नोलॉजी, अब आप सोचिए कुछ ऐसे भी पूरी अंतरिक्ष में देश होंगे जहाँ पे हमारे जैसे क्लासेस चल रही होंगी, वहां पढ़ाई हो रही होगी, ऐसी ही पूरी दुनिया होगी, और शायद इससे भी एडवांस दुनिया होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि हम जब अपनी आज तक हम जिस गैलेक्सी में हैं, मिल्की वे में हैं, मिल्की वे के बारे में भी पूरा नहीं जानता है, तो आप 100 अरब गैलेक्सी के बारे में कैसे जानते हैं, जान सकते हैं नहीं। और जान इसलिए नहीं पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन एवरेज लाइफ कितनी मानी जाती है, मान लीजिए 70-80 साल, 100 साल मान लीजिए, 200 साल, 1000 साल, लाख साल मान लीजिए व्यक्ति की आयु, करोड़ साल मान लीजिए व्यक्ति की, तो भी आप यहाँ की गैलेक्सी पर नहीं जान पाए, क्योंकि वहां पे अभी प्रकाश ही नहीं पहुंचा। आप ऑब्जर्वेशन कर जा तो सकते नहीं, ऑब्जर्वेशन ही तो कर पाएंगे, तो वहां की लाइट आएगी, उसकी वेवलेंथ का स्टडी करेंगे, देखेंगे, दुनियादारी समझेंगे, तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मांड के संदर्भ में की जाने वाली सारी चीजें हाइपोथेसिस ही है, परिकल्पना है, ठीक है। तो अनंत असीमित ब्रह्मांड है, कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इतना सच है कि दुनिया में हम जैसे हजारों देश होंगे, हजारों पृथ्वियां होंगी, हजारों पृथ्वी पर जीवन होगा, हमसे बेहतर लोग होंगे और हमसे खराब भी लोग हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में कुछ कल्पना नहीं की जा सकती, दुनिया में जो कुछ भी है ये सब संभव है। और एक चीज और आपने पढ़ाई पढ़ा है कि जो आइडियाज, जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपने कभी विज्ञान पढ़ा है, तो विज्ञान में कहा जाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, हाँ, न तो ऊर्जा कभी नष्ट की जा सकती है, वो केवल फॉर्म चेंज हो सकता है। तो जो हमारे आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सोचे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो चुका है, तो दुनिया बहुत विशाल है, उसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, तो इस तरीके से यहाँ पर हजारों गैलेक्सीज हैं। मान लेते हैं हमारी गैलेक्सी ये और हमारा सूर्य यहाँ पर है, मान लेते हैं हमारी ये सूर्य है हमारा, ठीक है, और हमारे सूर्य के बगल में यहाँ पर दूसरा सूर्य है, जिसको हमने क्या कहा, प्रॉक्सिमा चाय। आप पानी में चले नहीं, चाय नहीं पीते, पानी पीते। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर क्वेश्चन पहला पूछा गया सबसे निकटस्थ तारा कौन सा हो गया, सूर्य के सबसे निकटस्थ तारा कौन सा है, और सबसे करीबी एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी के बारे में पूछेंगे तो एंड्रोमेडा हमारी हो गई, और ये अनंत विशाल आपका बढ़ता चला जा रहा है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने वो हैं, तो कोई उसका अंदाजा नहीं। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, तो सतत विस्तार हो रहा है, उसे कैसे आप जानेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर ली। अब यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे, उधर आ गया, अच्छा। अब यहाँ पे देखते महाविस्फोट सिद्धांत, हमने कहा इसे सिद्धांत में बोलने लगा, ठीक है। पहले हाइपोथेसिस थी, सिद्धांत हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे कई कसौटियों पे कसा गया और ये लगभग सही जैसा दिखाई दिया, सही जैसा। 100% आज भी ये प्रूफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्यों, देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 2010 में, जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन कहा जाता है, ठीक है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन आपके बारे में पता होगा, एक फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर एक स्टर्न लैबोरेटरी थी, ठीक है। वहां पर लगभग 27 किलोमीटर लंबी एक क्या बनाई गई, सुरंग के अंदर एक वो बनाई गई, पाइपलाइंस बनाई गई, और इधर बहुत बड़े एक्सीलरेटर लगाए गए, इधर बहुत बड़े एक्सीलरेटर लगाए गए,
इधर से प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया गया, उधर से प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया गया, और ये पता किया गया कि अगर प्रोटॉन आपस में टकराएंगे, महाविस्फोट होगा तो होगा क्या। ये एक्सपेरिमेंट के लिए लगभग 2500 से ज्यादा साइंटिस्ट ने कई साल तक मेहनत की, और पहली बात तो ये डर रहे थे लोग, अगर कहीं विस्फोट हुआ और कुछ पुराने जैसा कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत समय तक, काफी लंबी समय तक इस पर विचार हुआ, और जमीन के कई किलोमीटर नीचे एक सुरंग बनाई गई, उसमें एक ऐसी मशीन बनाई गई जिसे कहा गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग इससे बनाई गई, उसमें इधर से एक प्रोटॉन भेजा गया, फिर इधर से प्रोटॉन भेजा गया, और जब टकराए तो ये देखा गया कि आखिर वहां पर क्या हुआ। विस्फोट होने के बाद, महाविस्फोट होने के बाद क्या हुआ, तो पाया गया कि जब विस्फोट हुआ वहां पर कुछ पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जनरेट हुए, उनको उन्होंने कहा गार्ड पार्टिकल्स या हिग्स बोसॉन। क्या कहा गया, हिग्स बोसॉन या गार्ड। आपने देखा हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन या गार्ड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स। ये गॉड पार्टिकल भगवान से रिलेटेड का मतलब नहीं है। गॉड पार्टिकल्स उन्होंने इसलिए कहा कि संभवतः ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण भगवान को माना जाता है, उसने कहा शायद ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआती दौर में बने थे, ये सबसे शुरुआती दौर में बने थे। और हिग्स बोसॉन में क्यों कहा गया, एक पीटर हिग्स एक साइंटिस्ट थे, और भारतीय सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, इन दोनों ने कल्पना की थी कि ऐसे कोई पार्टिकल्स रहे होंगे जो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के समय में बने होंगे। तो इसीलिए जब ये खोजा गया तो उन्हीं के नाम पर उसको हिग्स बोसॉन, उसी को गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। अब क्या किया, इनकी कल्पना कैसे की गई। महाविस्फोट में यह माना जाता था कि जिस समय ये जैसे मानते छोटा सा पार्टिकल था, जब इसमें विस्फोट हुआ तो सारा मटेरियल ऐसे स्कैटर्ड हुआ, ठीक है, स्कैटर्ड हुआ, तो आखिर छोटा सा पदार्थ इतना बड़ी बड़ी पिंड कैसे बन गई थी, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज कहां बन गई, कहां से। तो उसके लिए कहा गया कि जिस समय महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के समय कुछ समय के लिए डार्क पार्टिकल्स या हिग्स बोसॉन जनरेट हुए होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल जनरेट हुए होंगे, और इन सब एटॉमिक पार्टिकल ने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, एक ऐसा क्या जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। जो पार्टिकल इसके बाहर जाता गया वो उसका आकार बड़ा होता चला गया, उसका क्या होता गया, आकार बड़ा होता चला गया। क्या मतलब याद छोटा थोड़ा फिर बड़ा, जितना भी इसके बाहर निकलता गया उसका आकार बड़ा होता गया। और ये किस वजह से, गार्ड पार्टिकल्स के जनरेशन की वजह से हुआ। मतलब हिग्स बोसॉन जो बने, उन्होंने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उसके वजह से उनका आकार प्रकार बढ़ता चला गया, और इस वजह से इतने बड़े, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करता है। तो इससे देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट कराया तो पाया गया कि सेकंड के 1000वें हिस्से के समय में भी कुछ समय के लिए ऐसे कुछ पार्टिकल जनरेट हुए थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो ये बात मान ली गई कि हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संभवतः महाविस्फोट से हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस, आपको पता होगा बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी थे स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। उस इतिहास की थ्योरी में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए महाविस्फोट को ही जिम्मेदार माना, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, महाविस्फोट, मतलब बिग बैंग से हुई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक मटर के दाने के समान एक छोटी सी बॉडी थी, और अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ, सारा मटेरियल स्कैटर्ड हो गया, और फिर यही सब कल्पना करके उन्होंने बताया इस तरीके से मटेरियल फैलता चला गया और बड़ा होता हुआ चला गया, ठीक है। इस बड़े मटेरियल को बड़े होने में जो डार्क एनर्जी थी, डार्क मटेरियल था, उसका भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। जैसे एक चीज समझिए, हम लोग जो बात कहते हैं कि जो विचार कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, आप लोगों ने एक नाटक मूवी में देखते रहे होंगे बहुत पहले, वो शक्तिमान, शक्तिमान में एक वो होता था, क्या नाम उसका, सम्राट का वो एक लाइन बोलता है, आप देखिए वो बिल्कुल अकाट्य लाइन, वो कहते हैं जब तारे सूर्य प्रकाश कुछ नहीं था तब क्या था, अंधेरा था, और अंधेरा कायम है। मतलब वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जो बात की जा रही वो सत्य है कि जिस समय सूर्य नहीं थे, तारे नहीं थे, चंद्रमा नहीं थे, तो क्या था, डार्क मैटर था, अंधेरा था। और वही यहाँ पे था, उसने यही सब बताया कि उन्होंने अपने बुक्स में कि इस वजह से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो स्टीफन हॉकिंस भी इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई, महाविस्फोट।
आगे चलते हैं। ऐसे ही एक मैप एक्सप्लेन कराया गया था, एक आपका था माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब 2001 में छोड़ा गया था, ये नासा के द्वारा छोड़ा गया था। इसने भी ऐसे कई रिसर्च के द्वारा, कई पिक्चर्स के द्वारा, कई अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये पाया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संभवतः महाविस्फोट के द्वारा ही हुई थी, क्योंकि कॉस्मिक पदार्थों का जो उन्होंने रेडिएशंस मैप मापा तो माना कि उस समय जो विस्फोट हुआ उससे जो कॉस्मिक रेडिएशंस जनरेट हुए थे पदार्थ के, वो आज भी मौजूद ब्रह्मांड में है। तो ये भी व्यक्ति बताता है कि ब्रह्मांड में की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे वर्तमान समय में एक्सेप्टेड थ्योरी है, दूसरी थ्योरी आपको बताती है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैसे कैसे ये बने और कैसे आगे बढ़ करके इनका विकास होता है, ठीक है। अब हम लोग आकाश गंगा के बारे में बात करेंगे। गैलेक्सी कहते किसे हैं, तो गैलेक्सी क्या है, हमने कहा गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई असंख्य तारों का एक अनंत तारों का एक समूह है, उसको हम कहेंगे गैलेक्सी। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं ये है गैलेक्सी के बारे में। एक चीज यहाँ पे देखेंगे, गैलेक्सी में कुछ चीजें आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम बात करेंगे। गैलेक्सी जो है क्या है, अनंत तारों का एक समूह है। लेकिन इस गैलेक्सी में दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। गैलेक्सी का जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर असंख्य तारे पाए जाते हैं, सेंटर पार्ट वहां पे क्या है, अनंत तारे पाए जाते हैं। और उसके चारों तरफ एक ये रोटेटिंग आर्म्स, फिर एक सेकेंड रोटेटिंग आर्म्स, फिर थर्ड रोटेटिंग। गैलेक्सी में एक केंद्रीय भाग होता है और उसके चारों तरफ तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, तीन घूर्णनशील भुजाएं। अगर आपसे पूछा जाए गैलेक्सी के बारे में तो आप कहोगे गैलेक्सी, एक चीज और ध्यान रखेंगे, गैलेक्सी की आकृति कई कई तरह की हो सकती है। वो स्पाइरल हो सकती है, इलिप्टिकल हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है और इर्रेगुलर, अनियमित आकृति भी इर्रेगुलर भी हो सकती है। तो गैलेक्सीज में यहाँ पे बात क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे गैलेक्सी में एक सेंटर का पार्ट होता है जहां पे बहुत से तारों का सघन जमाव पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बल्ज। उसे क्या कहेंगे, सेंटर बल्ज बोला जाता है, केंद्रीय बल्ज। ये क्या है, बल्ज। आप देखिए यहाँ पे लिखा केंद्रीय, ये है केंद्रीय बल्ज, जहां पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्स होते हैं, तारों का बहुत ज्यादा सघन जमाव पाया जाता है। कहां पर, केंद्रीय भाग, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक, दो और तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। घूर्णनशील भुजाएं का मतलब ये रोटेट करती हैं। अब आप देखिए गैलेक्सी ऐसे रोटेट करेगी, आपको ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगी। जैसे चरखी, आपने कभी दीपावली का रूप किया होगा तो चरखी जैसे चलती तो उसकी बैक साइड रोटेट करती हुई ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। ये क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी में एक केंद्रीय बल्ज होगा, सेंट्रल बल्ज, वो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होगा गैलेक्सी का। उसके बाद तीन रोटेटिंग आर्म्स होंगी, घूर्णनशील भुजाएं होंगी। एक बात और ध्यान रखेंगे गैलेक्सी में, एक बात और ध्यान रखेंगे, पहली और दूसरी जो पार्ट होता है, यहाँ पर तारे अपने पूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। पूर्ण अवस्था का मतलब तारे कंप्लीट बन चुके हैं और ये अपने जीवन के आगे के दौर में चल रहे हैं। लेकिन जो लास्ट आर्म होती है, बाहरी भुजा होती है, तीसरी भुजा होती है, यहाँ पर गैसियस मटेरियल पाया जाता है, कॉस्मिक मटेरियल पाया जाता है, जहां पर अभी भी संकुचन की प्रक्रिया, कंसंट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ तारों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। गैलेक्सी का जो लास्ट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यूपीएससी में क्वेश्चन आए कि गैलेक्सी में तारों का निर्माण कहाँ होता रहता है, तो गैलेक्सी में जो लास्ट आर्म है, तीसरी भुजा की है उसकी, वहां पर तारों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। यहाँ तारे बनते रहते हैं और इधर अंदर के तारे बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस्मिक मटेरियल है, जिस देखिए तारा बना कैसे, आप यहाँ पर समझिए। जिस समय विस्फोट हुआ तो पूरा मटेरियल, कॉस्मिक मटेरियल मतलब जो पदार्थ था फैल गया, स्कैटर्ड हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें संकुचन होने लगा, कंसंट्रेशन होने लगा, कॉन्टैक्ट मटेरियल करने लगा। जब मटेरियल संकुचित होने लगा तो सारे उसके बॉडी पार्ट्स पार्टिकल्स थे वो पास पास आने लगे और संकुचन होने लगा। तो बॉडी पार्ट में क्या होने लगा, आपस में पास में आते टक्कर शुरू हुई, बहुत तेजी से आपस में टक्कर शुरू होने लगी। इसी टक्कर में बहुत तेजी से कोलाइड करने लगे और फर्स्ट ग्रुप टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है। और पास आते गए, कंप्रेस होते गए, टक्कर पार्टिकल में मध्य होती गई और बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनका बढ़ गया। जब मैक्सिमम बहुत टेम्परेचर हो गया, यानी उतना टेम्परेचर हो गया जितना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए
जरूरी था। मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए जितना जरूरी था, जैसे उतना टेम्परेचर पूरा हुआ, क्या हुआ, उसमें हाइड्रोजन जो उसके अंदर थे वो सब संलयित होकर के हीलियम बनने लगे और तारे का जीवन शुरुआत हुई। ठीक है, और जैसे ही पहली किरण मतलब तारा जैसे हाइड्रोजन संलयित हुए और हीलियम में कन्वर्ट होने लगे, वैसे ही उससे प्रकाश फूटने लगा और बाहर से रेजेस निकलने लगी और तारा अपने अस्तित्व में आ गया। हम आपसे जब पूछे कि तारा किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टार, तो आप कहोगे तारा क्या है, तारा वह बॉडी है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती है। मतलब वो स्वयं क्या होता है, सिर्फ हीट एमिट करती है। तो वही बॉडी मैंने बताया जब आसपास आई तो हीट बनने लगी, फिर उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई और प्रकाश निकलने लगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे तारा के बारे में। तारे की असीम ऊर्जा और मैक्सिमम हीट जो निकलती है, प्रकाश ऊर्जा का सोर्स क्या है, उस तारे के केंद्र में होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है वो क्या है, तारे की ऊर्जा का सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बल्ज, क्लियर। और इसके रोटेटिंग आर्म्स ये हैं। इसमें अब एक क्वेश्चन है कि हमारा सूर्य कहां पर स्थित है। हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी में है, लेकिन हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के मध्य वाले पार्ट में है, यहाँ पर। कहां पे, मिडिल पार्ट में। क्वेश्चन आएगा कि हमारा सूर्य है गैलेक्सी के किस वाली आर्म में है, रोटेटिंग आर्म, सेकंड या मिडिल रोटेटिंग आर्म से। ठीक है, आवर सन कहां एग्जिस्ट करता है, मिडिल पार्ट ऑफ रोटेटिंग आर्म्स, मिडिल जो रोटेटिंग आर्म्स है उसमें एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे सूर्य का अगर एज पूछी जाए तो अभी हम लोग बात करेंगे हमारे सूर्य की एज क्या है, लगभग आधी एज हो चुकी है, मतलब मेच्योर होने की स्थिति में है, युवा यंग स्टेज में अभी है। हमारे सूर्य की आयु मानी जाती है 100 अरब वर्ष। कितनी मानी जाती है, 100 अरब, सॉरी 10 अरब वर्ष। हमारे सूर्य की आयु कितनी मानी जाती है, 10 अरब वर्ष। और वर्तमान समय में हमारा सूर्य लगभग 5 अरब के करीब होने वाला है, तो मतलब वो यंग हो चुका है। ठीक है, और इस कारण इस वाले पे, ठीक है, जैसे जैसे होगा और इसमें भी क्या होते जाएंगे, तारे हैं बनते जाएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे तारा कैसे बनता है, कैसे क्या होगा। तो ये बात क्लियर, सही। आपने पढ़ा कि गैलेक्सी क्या है, असंख्य तारों का समूह, और गैलेक्सी में हमारा सूर्य किस आर्म में है, सेकेंड मिडिल आर्म में है। और जो तारे उसमें कौन से भुजा में आर्म में बनते रहते हैं, तो लास्ट थर्ड, ठीक है, थर्ड वाले आर्म में बनते रहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए गैलेक्सी के बारे में यहाँ पे लिखा है वही कि हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है उसे मिल्की वे कहते हैं या स्पाइरल शेप की है। अपनी जो गैलेक्सी है वो किस शेप में है, स्पाइरल, स्पाइरल में सर्पिल, ठीक है। अब मिल्की वे एरावत पथ क्या है उसके बारे में मैंने बताया। और यहाँ पर वही जैसे आप ये देखिए, ये गैलेक्सी जैसा दिख रहा है, ये सब छोटे छोटे तारों का पूरा विशाल पुंज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से तारे हैं। हमारा सूर्य जैसे ये है तो किसी गैलेक्सी के सेकंड वाले आर्म में मौजूद होगा ऐसे, और ये दूसरी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। मतलब ये एक गैलेक्सी में जहां पे हमारी बारे में बात होगी, ये हमारा क्या है, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी की बात है। अब हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा था, ये तो वही बात जो हमने बता दी। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि तारा कहते किसे, व्हाट इज स्टार। ठीक है, तो तारे के बारे में ये बताया, तारा वह आकाशीय पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अपने प्रकाश से वो हीट रेडिएट करता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है तारे में। सूर्य क्या है, तारा। किसी भी तारे का मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन और हीलियम से बना होगा। इससे बनता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही उसकी जिंदगी का ईंधन है। तारे में जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा, तारा बुढ़ापे की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से क्या देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से क्या देखेंगे कि हमारा जो तारा है सूर्य, ठीक है, वो एक तारा है। यहाँ देखिए तारे का पॉइंट्स है, तारे के प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत तारे के केंद्र में, तारे के जो सेंटर में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती क्या है आपको पता होगा, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में संलयित हो गए, जुड़ गए और क्या बन गए, हीलियम। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। क्या निकलेगी, एनर्जी, और यही एनर्जी तारे के प्रकाश और ऊष्मा का कार्य करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया।
जितने भी तारे हैं उनकी ऊष्मा का स्रोत क्या है, लाल की चमक। क्लियर? तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। तारे का रंग, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तारा होता है उसका रंग उसके टेम्परेचर का सूचक होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि तारे का रंग किस चीज का सूचक है, तो टेम्परेचर ऑफ तारा लीजिए इंडिकेटर, उसका कलर, कलर क्या है, टेम्परेचर का इंडिकेटर होता है। ठीक है, तारे का रंग तारे के ताप का सूचक है। अब आपने कभी अगर घर में चूल्हा जलाया होगा गैस, तो आपने देखा होगा गैस बर्नर में जो पार्ट सबसे ज्यादा गर्म होता है वहां की लौ कैसी होती है, नीली कलर की, और जो ऊपर की एरिया पीली और फिर और लाल टाइप से। यहां ध्यान रखेंगे, जहां जो नीला तारा दिखाई दे रहा है, जो तारे का कलर नीला दिखाई देगा, उस तारा सबसे ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तारे का रंग किसका सूचक है, ताप का। तो नीला रंग मैक्सिमम किसका होगा, नीले रंग का। तो जो नीला पार्ट है वो ज्यादा गर्म और जो लाल वाला पार्ट कम गर्म। आपने हमेशा देखा होगा बर्नर में नीला वाला भाग क्या होता है, नीली लौ जहां पे निकलेगी सबसे हॉट एरिया होगा, और जहां पे पीला या लाल वगैरह होगा तो कैसा होगा, कम तापमान होगा। क्लियर? तो तारा अगर नीले रंग का दिखाई दे रहा तो मैक्सिमम टेम्परेचर का है, और आप यहाँ ध्यान रखेंगे हमने नीला से लाल लिखा है, मतलब इसके बीच में और भी येलो कलर वगैरह आएंगे, वो सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लाल सबसे कम और लाल सबसे। क्लियर? कोई चीज जरूरत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, डाउट कहीं भी हो तो आप पूछिए। अभी तो एक बेसिक चैप्टर, और ये चैप्टर मैंने कहा था बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पूछे जाएंगे थोड़ा डीप हो सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझेंगे। अगले जो चैप्टर्स होंगे ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, जब हम लोग पृथ्वी पढ़ रहे होंगे या और भी चीजें पढ़ रहे होंगे, आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो पूरा हम आपको ज्योग्राफी बैक से पढ़ाएंगे, भारत में कहा क्या पूरा सब। तो और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने इसे पढ़ के रखा तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर आप घर बैठ के एक दिन में अच्छे से रिवाइज ना कर पाए, आप एक बार यहाँ से अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो भी आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नए व्यूज आपको मिलेंगे, नई चीजें भी मिलेगी, आप बहुत अच्छे हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग हमारा टॉपिक है तारे का उद्भव विकास एवं मृत्यु। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टार्स, डेवलपमेंट एंड डेथ। यहाँ पे डेथ, चलिए मृत्यु डेथ की बात है। तारे का उद्भव विकास और उद्भव का मतलब है उसका जन्म, ओरिजिन, जब तारा बन रहा होता है। तो तारे को बनने के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जब कॉस्मिक मटेरियल संकुचित होने लगता है, कांटेक्ट होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, आपस में टक्कर होने लगती है, पार्टिकल धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और फिर इतना टेम्परेचर हो जाता है कि उसके अंदर नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन स्टार्ट हुई तो तारा बस काम करना शुरू कर देता है। क्लियर? तो वहां पर क्या हुआ, तारा। अब यहाँ पे बात बनती है तारे का डेवलपमेंट होता है, उस आगे बड़ा होता जाता है, उसमें हीट रेडिएट करता है। एक चीज और ध्यान रखिए, जो तारा है हमारा, कोई भी तारा हमारा हो, उसका जो केंद्र हमारा भाग होता है, इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होगा, हीलियम। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा हीलियम। जैसे जैसे हीलियम में कन्वर्ट होता जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी, वैसे वो तारा बूढ़ा होने लगेगा। ठीक है, और लास्ट में जब हाइड्रोजन खत्म होने की कगार पे होगा, उसमें अचानक विस्फोट हो जाएगा और तारा मर जाएगा। ठीक, उसकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे वही चीज है, तो तारे का विकास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसका डेथ के बारे में बात करेंगे। हमारे साइंटिस्ट थे आपने एस चंद्रशेखर का नाम सुना होगा। ठीक है, भारत के भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है, दो स्थितियों में तारे के बारे में यहाँ बात करेंगे, तारे की डेथ के बारे में। सबसे पहला स्टेप है व्हेन मास ऑफ स्टार इज लेस और इक्वल टू 1.44 मास ऑफ द सन। मतलब किसी भी तारे का द्रव्यमान, यदि किसी तारे, कोई स्टार है का द्रव्यमान का मास, मास मतलब उसका वजन, अगर 1.44 मास ऑफ द सन, सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने से क्या है, इसका द्रव्यमान का कम है। जैसे ये तारा को हमने लिया, इस तारे का द्रव्यमान कितना, सूर्य से छोटा, मतलब 1.44 टाइम से कम है। तब अगर ऐसा तारा है तो तारे में क्या होगा, पहली वही कहानी हम सुनते हैं यहाँ पे। जैसे ये तारा हमारा है तो इसके इंटरनल पार्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन होते हैं और हीलियम होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन संलयन होकर हीलियम बनने लगेगा, धीरे 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 तारा क्या होगा, ठंडा होने लगेगा। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म, हीलियम ज्यादा हो जाएगी, तारा ठंडा होने लगेगा, और फाइनली इसका आउटर पार्ट क्या करने लगेगा,
स्वेल करने लगे, मतलब फूलने लगे। इसका आउटर पार्ट स्वेल करेगा, फूलेगा, ठीक है, फूलेगा। और जैसे फैलने लगेगा तो क्या होगा, अचानक इसमें एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट हो जाएगा। जब तारा पहली स्थिति में जैसे हाइड्रोजन कम होने लगा, हीलियम बढ़ने लगा, तारा फैलने लगा, एक्सपैंड होने लगा, टेम्परेचर तारा का बहुत कम हो गया और इस स्थिति में तारा लाल कलर का दिखाई देने लगता है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रक्त दानव या रेड जाइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेड जाइंट बोलेंगे या रक्त दानव बोलते हैं। क्लियर। तो ये और फिर अचानक वही रक्त दानव वाला तारा अचानक एक्सप्लोड। देखिए ईंधन क्या है, हाइड्रोजन। ईंधन क्या है, हाइड्रोजन। जब ईंधन किसी भट्टी में कम होने लगेगा तो क्या होगा, भट्टी ठंडी होने लगेगी। तो जब ठंडी होगी तो फैलेगा कैसे, क्योंकि कम चीजें फैलती हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही। जब ठंडी होगी तो फैलेगा कैसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब उसका ठंडा होने लगा तो इंटरनल पार्ट सिकुड़ने लगता है। इंटरनल पार्ट क्या लगेगा, सिकुड़ने। और आउटर पार्ट हल्का होने के कारण उसमें गैसियस मटेरियल जो बना है वो थोड़ा सा हल्का सा एक्सपैंड होने लगता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंटरनल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, आउटर पार्ट थोड़ा, भाई ठंडी चीज थोड़ी सिकुड़ती है, आपको पता है ठंडी चीज क्या होती है, सिकुड़ती है। कोई भी गर्म चीज होगी एक्सपैंड करेगी, ठंडी चीज क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जब ठंडा होने लगेगा तो इंटरनल पार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा और आउटर पार्ट थोड़ा सा हल्का सा स्वेल करेगा और अचानक फूट जाएगा। जैसे ही फूटेगा तो आउटर का मटेरियल बिखर गया। जो इंटरनल पार्ट है, अगर पहली कंडीशन को तारा सेटिस्फाई करता है तो कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट डॉट में, श्वेत वाहक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहां मैंने कहा पहले क्या होगा, रक्त दानव जाइंट कन्वर्ट होगा, फिर एक्सप्लोजन होगा, ये विस्फोट होगा, इसे क्या बोलेंगे, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये जो तारा बनेगा दैट इज कॉल्ड व्हाइट डॉर्फ। क्या बोलेंगे, व्हाइट डॉर्फ बोलेंगे या श्वेत। इतना ध्यान रखेंगे, अगर ये कंडीशन याद रखिए, ठीक है। ये कंडीशन किसने दी थी, अपने देश के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। उनके बारे में फिर आगे आप बात करेंगे। अगली बात है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन दी गई है कि व्हेन द मास ऑफ द स्टार इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स मास ऑफ द सन। अगर किसी तारे का द्रव्यमान, ऐसा कोई तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना ज्यादा है, 1.44 टाइम्स ज्यादा है, तो उस तारे में फिर जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो क्या होगा, वो इस कंडीशन में पड़ेंगे। सबसे पहले कंडीशन वही, पहले जैसे हीलियम कम बढ़ने लगेगा, हाइड्रोजन कम होने लगेगा, ये ठंडा हो जाएगा, रेड जाइंट में रक्त दानव में कन्वर्ट होगा, अचानक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा, मतलब पल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, पल्सर। ठीक है, लिखा है पल्सर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पल्सर या न्यूट्रॉन तारा। इसे न्यूट्रॉन तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम मात्रा में जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके होते हैं, न्यूट्रॉन की मात्रा में अधिकता यहाँ पाई जाती है, इसलिए हम इसे न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। एक खास बात और ध्यान रखेंगे, ये जो पल्सर है न्यूट्रॉन तारा, ये रुक रुक करके अपने अंदर से रेडिएशन जारी करता है। मतलब अपने अंदर से विकिरण, रेडिएशन निकलता रहता है, खूब इसके अंदर से रेडिएशन होते जाते हैं और जैसे जैसे ये रेडिएशन निकलता जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है, संकुचित होता रहता है। रेडिएशन निकलते गए, संकुचित होता गया, कॉन्ट्रैक्ट होते होते ये फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक होल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में। इसे कहा जाता है कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल में वही तारा कन्वर्ट होगा जो ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें भी ये कंडीशन है कि तारा मैक्सिमम न्यूट्रॉन तारा ही रह जाएगा, लेकिन ब्लैक होल में कन्वर्ट तब होगा अगर वो 3 गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य से। तो यहाँ इससे भी फाइनली विकिरण और संकुचन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल एक प्रकार का सिंक जैसा, ठीक है, जहां सब कुछ सोख लेता है, सब कुछ समाहित हो जाता है, कोई भी चीज बाहर उसकी नहीं निकलती। ये इसका मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। ब्लैक होल वो बॉडी है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली डेंस बॉडी है, बहुत उच्च घनत्व की, उच्च गुरुत्वाकर्षण वाली चीज है। अगर आपसे कहा जाए कोई चीज हमें काली दिखाई देती है, ब्लैक होल या काला दिखाई देता है, तो कोई चीज हमें काली या ब्लैक क्यों दिखाई देती है, कारण क्या है, जब भी कोई चीज आपको दिखाई देती है, इस पे रेस गई और ये रिफ्लेक्ट होती, परावर्तित होकर आपकी आंखों में पड़ती, तब आपको दिखाई देती। और अगर सूर्य की किरणें यहाँ पे गई और वो प्रकाश परावर्तित ही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो दिखेगा ही। तो ब्लैक होल एक बॉडी है, वो एक ऐसी बॉडी है जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश के फोटॉन्स को भी वो अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो बॉडी आपको दिखाई ही नहीं देती, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बॉडी भी होते हैं, कई बार इसमें ये भी
लोगों ने कल्पना की कि संभवतः बहुत से तारे इसमें समाहित होकर के नष्ट भी हो जाते हैं, सौरमंडल समाप्त हो सकता है इसमें जाकर के। तो ब्लैक होल बहुत गैप ऐसे हैं, कई जगहों पे पाए जाते हैं, बहुत से यूनिवर्स में ब्लैक होल पाए जाते हैं, जहां पर कोई तारा ग्रह वगैरह गुजर जाए तो वो सोख देगा उसको। ठीक है, समझ में आया? ब्लैक होल में सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, ये अत्यधिक उच्च घनत्व वाले हाईली कंसंट्रेटेड हाईली डेंस बॉडीज होती हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति असीमित बहुत होता है, इसलिए ये प्रकाश को भी परावर्तित नहीं होने देते, इसलिए आपको क्या करते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर आते हैं यही बात करते हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो एस चंद्रशेखर थे, उन्होंने कहा था 1.44 क्या है, सौर द्रव्यमान को उन्होंने कहा था ये व्हाइट डॉर्फ की एक सीमा है, इसी को चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो आप कहेंगे ये चंद्रशेखर लिमिट या सीमा। क्लियर, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, ये हम सन के बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सूर्य क्या है, तो हम लोग जानते हैं सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है यहाँ पे, जो कि हमारे सौर मंडल का केंद्र है। एक चीज और बात करने पहले, अभी हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा, ठीक है, ब्रह्मांड पढ़ा, लेकिन सौर मंडल के बारे में नहीं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे, सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं? ठीक है, सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल में क्या कहोगे, तारा, कोई भी तारा, तारा और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी आकाशीय पिंडों के समूह को या सभी आकाशीय पिंडों के परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। कोई भी स्टार होगा, तारा होगा, उसके सराउंडिंग मूव करने वाले सभी हेवनली बॉडीज, जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, उनका सबका ग्रुप क्या कहलाएगा, सौर मंडल या सौर परिवार। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या है, तारा और उसके चारों तरफ आकाशीय चक्कर लगाने वाले सभी हेवनली बॉडीज का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, तो सूर्य हमारा क्या है, सूर्य हमारे सौरमंडल का सेंटर पार्ट है। सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का मेन भाग है। तो यहाँ पर सूर्य क्या है, एक तारा है। तो यहाँ पर जो भी हमने इससे पहले बताई वही सारी चीजें हैं। सूर्य एक तारा है और ये हमारे सौरमंडल का केंद्र है। उसके बाद आता है सूर्य का व्यास क्या है, सूर्य का ताप आपका कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक चीज ध्यान रखेंगे, सूर्य का जो टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, वो ओवरऑल नहीं, ठीक है। सूर्य के में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, जैसे यहाँ बता रहे थे, सूर्य का जो सूर्य का ये कोर सेक्शन, ये क्या है, कोर, कोर मतलब केंद्र, सूर्य का केंद्र कोर। तो जो सूर्य का सेंटर पार्ट है, कोर है, उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसका टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके बाद बाकी जो मंडल्स है, ठीक है, जिनको हम 3 मंडल में डिवाइड मान सकते हैं, यानी कि कोर, इंटरनल पार्ट, उसके बाद एक आता है फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोटोस्फीयर। ठीक है, तो फोटोस्फीयर और क्रोमोटोस्फीयर, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो जो फोटोस्फीयर है, सूर्य की सतह का जो बाहरी भाग है, सूर्य की सतह का जो आउटर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। इसे हम क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसके बाद इसके साउथ सबसे आउटर एरिया, यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा सूर्य है, इसके बाहर सूर्य का वायुमंडल पाया जाएगा। तो सूर्य का जो वायुमंडल होता है, जो आगे यहाँ पे गैसेस वगैरह जो रहती है, उसके सूर्य के वायुमंडल का वाला जो भाग होता है, जो सतह से बाहर का है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोटोस्फीयर। क्या बोलेंगे, क्रोमोटोस्फीयर। उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। कितना पाया जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाएगा आउटर एरिया। ठीक है, इसके बाद एक शब्द होता है कोरोना। कोरोना जानते हैं, बीमारी वाला नहीं, ठीक है, कोरोना होता है। कोरोना क्या है, जब सूर्य का जो आउटर लेयर है, जब अगर आपसे ये कहा जाए, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, क्या हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के बाहर एक चमकता हुआ छल्ला सा, रिंग सा दिखाई देता है, डायमंड रिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। वो क्या कहलाएगा, कोरोना कहलाएगा। सूर्य ग्रीड भी उसे कह सकते हो। सूर्य के चारों तरफ पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो आउटर लेयर में एक रिंग टाइप से, छल्ला टाइप चमकता हुआ दिखाई देता है, हम उसे क्या बोलेंगे, कोरोना कहेंगे। ठीक है, तो वो हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की, जो सूर्य हमारा है, सूर्य के केंद्र में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूर्य के केंद्र में कितनी हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन कितने परसेंट है, तो आप क्या कहोगे,
70%। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 70%। और हीलियम कितने परसेंट है? 28%। मतलब अभी हाइड्रोजन बहुत है, अभी सूर्य यंग स्टेज में है, अभी खत्म नहीं होने वाला। कई लगभग 4-5 अरब साल अभी और बचेंगे, तब सूर्य जाके के खत्म होगा। और अन्य पदार्थ कितने हैं? मात्र 2%। ठीक है, केवल 2% अन्य पदार्थ हैं। बाकी अब हम लोग बात करेंगे सूर्य की वर्तमान आयु। टोटल पूरा आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष है, जो भी इससे पहले बता चुकी हैं। और वर्तमान आयु सूर्य की है 4.5 अरब, यानी कि सूर्य लगभग आधी एज पूरी कर चुका है, यंग स्टेज में है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। एक चीज और याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, खगोलीय दूरियां, ठीक है, खगोलीय दूरियां नापने में कई पैमाने हमारे होते हैं। जो हमारा ये सूर्य से पृथ्वी तक, जैसे ये हमारा सूर्य है और ये है पृथ्वी, ये क्या है? ये पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी होती है, इसे हम बोलते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी को क्या बोलेंगे? एयू, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट इज इक्वल टू 14.9 करोड़ किलोमीटर। एक एयू बराबर, एक खगोलीय एक इकाई बराबर होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो हमारी कौन कौन सी हो सकती है याद करने के लिए। आप चाहे से लिख भी सकते हैं। एक एयू बराबर हो गया 14.96 करोड़ किमी, करोड़ किमी, ये हो गया करोड़ किमी हो गया। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल। दूसरा एक होता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश की चतुराई चाहिए। गुड। एक चीज ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी नापने का यंत्र है। किसका? दूरी। समय जरूर लिया लिखा गया, समय से मतलब लाइट ईयर, दूरी नापने का। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 9 कितना होता है? 46 into 10 to the power 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक है, मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई, ये हो गया। अब एक चीज और, तीसरा एक होता है पारसेक। क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबी दूरी नापने का पैमाना कौन सा है? पारसेक। पारसेक सबसे लंबी दूरी नापने, कितना है पारसेक? एक पारसेक बराबर है, लेकिन याद तो है ना, 3.26। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 क्या? प्रकाश वर्ष। आपके पास अगर न हो तो लिख लीजिए, वैसे किताब में तो कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। मतलब अगर 3 इतने गुने लाइट ईयर हो तो उसे एक पारसेक बना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य भी अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, 7.28 डिग्री सेल्सियस का झुकाव पाया जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं सौर वर्ष। सूर्य और को आकाश में परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं या ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, एक बार शायद आईएएस में पूछा गया था, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं या सौर वर्ष किसे कहते हैं। तो देखेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का है, मंदाकिनी का एक मेंबर है ना। तो सूर्य क्या करता है? जितने भी तारे गैलेक्सी में पाए जाते हैं, क्या करते हैं? उस गैलेक्सी के सेंटर जो बल्ज है उसके अराउंड मूव करते हैं, यानी कि राउंड करते हैं। ठीक है, तो सूर्य भी, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य क्या करता है? अपने ऐसे से मतलब चक्कर लगाता है, अपनी एक्सिस उसी में रहकर, अपने ही ऑर्बिट में रहकर के गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र में चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है, एक पूरा चक्कर पूरा करने में, हम उसे क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कॉस्मिक ईयर बोला जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्मिक ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा सौर वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर। सूर्य को आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाएगा। ये कितना समय? 25 करोड़ वर्ष, यानी 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या आप लोगों को लिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है?
है ना? आप लोग इतना तो है, ये बाकी आपको नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सौर कलंक, अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप मुझे रोक दीजिएगा सर, थोड़ा सा मैं नोट कर लूं, तो वो आप कर सकते हो। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या बीच में कुछ कहना हो कि सर 1 मिनट मुझे मैं नोट कर लूं, तो मैं रुक जाऊं, ठीक है? लेकिन आप अपने हिसाब से, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको क्या पूछना क्या नहीं पूछना, या आपके हिसाब, ठीक है? तो उसके बाद आता है सन स्पॉट्स, सौर कलंक। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सौर कलंक क्या होते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखिए जैसे ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, सूर्य ये है, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है? सूर्य के चारों तरफ जो धरातल वाला पार्ट है, वहां पर कुछ जगहों से रेडिएशन या प्रकाश ज्यादा निकलता है, कहीं पर कम निकलता है। जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश निकल चुका है तो वो थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसे ठंडे क्षेत्र सूर्य के धरातल पर पाए जाने वाले ऐसे अपेक्षाकृत ठंडे, ठंडे नहीं होंगे, मतलब रिस्पेक्टिवली की बात कीजिए, कंपैरेटिवली की बात करें तो अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र थोड़ा कम चमकते हुए दिखाई देते हैं, कम चमकते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे जो कम चमकने वाले क्षेत्र हैं उन्हीं को सन स्पॉट या सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य की सतह के वे भाग जो अपेक्षाकृत कम गर्म हैं या कम ठंडे हैं या जिनसे प्रकाश कम निकल रहा है, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? सन स्पॉट्स या सौर कलंक कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सौर कलंक यहाँ पे लिखा है, सूर्य की अपेक्षा कम गर्म क्षेत्र, इनका तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब अगर किसी का 5000 है तो उसका 3500 होगा डिग्री सेल्सियस, किसी का 6000 तो 4500 होगा, मतलब अपेक्षाकृत कितना कम होगा? 1500 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है? और लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक रेडिएशंस करते हैं, यहाँ से चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है, मतलब उन जगहों से मैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत तेजी से जनरेट होते हैं, इन जगहों से जो सन स्पॉट्स होते हैं। क्लियर? सौर कलंक। अब एक चीज और ध्यान रखिए, सौर कलंक का लाइफ साइकिल कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सौर कलंक यानी कि सन स्पॉट का लाइफ साइकिल कितना होता है, सन स्पॉट का लाइफ साइकिल 22 साल का होता है। कितने साल का होता है? 22 साल। 11 साल में या 11.1 ईयर में ये बनते हैं और 11.1 ईयर में ये समाप्त होते हैं। मतलब टोटल इनका चक्र जो होता है 22 सालों का होता है, इसका सन स्पॉट का। यहाँ पे लिखा है सौर कलंक का जीवन चक्र एक बार का, मतलब बनने का और बिगड़ने का पूरा लेंगे तो कुल 22 साल, ठीक है? मतलब ये खत्म हुए फिर बनेंगे तो 11.1 ईयर लगता है बनने में, फिर उससे खत्म होने में 11.1 लगता है। मतलब पहले जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट निकल रही है तो फिर ये धीरे धीरे ठंडे होंगे, तो यहाँ पर ठंडे होने के बाद काले बनेंगे, फिर उजाले होंगे, ठीक है? तो उसका कारण फिर लिखा सौर कलंक के आंतरिक भाग को अम्रा और बाह्य अपेक्षाकृत भाग को, काले भाग को पेनम्रा कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मान लेते हैं, हालांकि डायग्राम जैसे आप यहाँ देखिए, सौर कलंक में जैसे मान लीजिए कोई ये सौर कलंक सपोज करें, ठीक है? थोड़ी देखिए, तो सौर कलंक का आंतरिक भाग जहां पर ये वाला एरिया है, जैसे मान लीजिए सन स्पॉट ले लेते हैं, तो जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, ज्यादा अपेक्षाकृत कम काला भाग पेनम्रा होगा, ज्यादा डार्क वाला भाग क्या होगा? ये ज्यादा डार्क है और ये क्या है? थोड़े, इन्हें क्या बोलेंगे? ठीक है, अम्रा और पेनम्रा। ये बस इतना ध्यान। इसके बाद अब थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, आपको बीच में लंच चाहिए होगा, 1 बजे, ठीक है? अभी 15 मिनट है, हम 1 बजे के बाद फिर क्लास हमारी रहेगी, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स करके आइए, रिलैक्स मतलब आप एनर्जेटिक आइए, खा पी के आइए और थोड़ा बैठिएगा तो थोड़ा वैसे। और अभी तो ये चैप्टर थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगता हो, नेक्स्ट चैप्टर्स जो आएंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मतलब आगे के जो चैप्टर्स में कुछ डायग्राम होंगे, और जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं। और अगर आप कभी किसी कमीशन का दें, पीसीएस वगैरह देते हो, तो यूपी पीसीएस वगैरह में तो जो इंडियन ज्योग्राफी बहुत कुछ पूछता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में यानी कि जो विश्व भूगोल हम पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफी चीजें डायग्राम से भी बताएंगे, मैप बेस्ड भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, कैसे कैसे कहाँ पर क्या करना है। अब हम लोग बात करेंगे सौर पंपिंग, सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर इसे कहा जाता है, सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर कहेंगे, तो ये सौर पंपिंग कहने लगे। अब यहाँ पे चीज समझिए, जैसे ये सूर्य है, तो वास्तव में अगर आप देखें तो सूर्य को एकदम एक जगह जो दिखाई देता है वो छोटी सी बॉडी नहीं है, बॉडी के अलावा बहुत बड़ी बड़ी सी यहाँ पर लपटें पाई जाती है। ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा सा ऐसे आते हैं, बड़ा बड़ा सा रेस निकलती है, ठीक है? और ये जो रेस होती है ये लपटें हैं सूर्य, क्या है? बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं।
और लपटे में भी अगर आप देखेंगे तो फोटॉन्स वगैरह, फोटॉन्स है या प्रोटॉन भी कह सकते हो, तो प्रोटॉन वगैरह की आंधियां चलती हैं, बहुत दूर तक एकदम झोंका आया और दूर तक फैल जाता है। हम इन सौर झोंकों को या आंधियों को हम क्या कहेंगे, सोलर विंड्स कहते हैं या सौर आंधी कहते हैं। क्लियर? वहां से प्रोटॉन की आंधियां चलती बहुत दूर तक, उसमें बड़े झोंके होते हैं, प्रोटॉन वगैरह उसमें रहते हैं, प्रोटॉन वगैरह, तो वो दूर तक जाती है। ठीक है, अब एक शब्द आता है अरोरा। ठीक है, अब अरोरा यहाँ पे है, आप ऐसे समझे कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये कहीं पर सूर्य, क्या सब गायब हो गया? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कहने ये सूर्य है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। सूर्य से जब सौर जो कणों के झोंके आते हैं, बहुत बड़े इसमें फोटॉन्स के झोंके आते हैं, तो होता क्या है, इनके कारण जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का क्या है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले एरिया में जहां पर आप देखेंगे आयनोस्फेयर, आयन मंडल है, ठीक है, तो आयनोस्फेयर के पास में, आयन मंडल के पास में, क्योंकि आयन मंडल में जानते हैं किसे कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, आयन मंडल, वहां पर गैसें आयनित अवस्था में पाई जाती है, आयनित अवस्था में पाई जाती है। तो यही हमारे जब झोंके आते हैं तो प्रोटॉन्स के झोंके होते हैं, और यहाँ भी जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो कभी कभी वहां से जब आंधियां आती हैं उनके कारण यहाँ पे स्पार्किंग पैदा होती है। क्या होती है? स्पार्किंग, जैसे करंट जैसे, तो स्पार्किंग पैदा होती है। तो पृथ्वी के ठीक ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव के ऊपर जब यहाँ पर चमक पैदा होती, स्पार्किंग पैदा होती, उस चमक को अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। क्या कहेंगे? अरोरा बोरियोलिस से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुवी ज्योति, उसे हिंदी में उत्तरी ध्रुवी ज्योति भी कहते हैं या अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। ये अरोरा बोरियोलिस क्या है? पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर आयनोस्फीयर में सूर्य के आने वाली सौर ज्वालाओं के कारण यहाँ स्पार्किंग या चमक पैदा होती है, हम इसे क्या बोलेंगे? अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। और ठीक इसके दक्षिण साइड, साउथ पोल के ऊपर अगर आप देखें, दक्षिण साइड में देखेंगे, साउथ पोल के नीचे और जो आकाश है वहां पर जो सूर्य की चमक पैदा होगी, दैट इज कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रालिस। आप एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, विश्व का मानचित्र अगर आप देखेंगे पूरे मैप में, तो इधर अगर आपको अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रालिस में थोड़ा डाउट भी हो, तो जिधर ऑस्ट्रेलिया है, जिधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जिधर ऑस्ट्रेलिया है उधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अपना, हाँ एक चीज और कि अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो याद करने के लिए भी कुछ अपने दिमाग को गाइड किया करिए। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी याद करने के लिए क्या टेक्निक्स अपनानी है, कैसे ट्रिक्स बनानी है, कैसे उसको याद करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, इसलिए दिमाग में इतना ज्यादा सब कुछ याद रह पाए और आप भूले ना, ये संभव नहीं होगा। तो उसको बहुत सिस्टमेटिक आप अपने दिमाग में क्या करें, इनपुट दें और सही तरीके से एडजस्ट करेंगे, तो आप चाहे इतिहास हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, बहुत से डेट होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिस जैसे आप कंफ्यूजन होती, तो थोड़ा बना लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऑस्ट्रेलिस होगा, तो ऐसे बहुत सी चीजों को आप थोड़ा याद करने के लिए काम करेंगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दक्षिण ध्रुवी जो एक होता है बेन एलन पिट, एक साइंटिस्ट थे, बेन एलन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ये सूर्य है, यहाँ पर उन्होंने उनका मानना था कि ये सूर्य है और इधर क्या है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी है, तो सूर्य से जो सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वालाएं आती हैं, सोलर विंड्स आती हैं, इनके कारण पृथ्वी की संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। क्या होती है? पृथ्वी की जो संचार व्यवस्था है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। कारण क्या है कि जब वहां से वो आते हैं तो उनमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी में जो वेव्स छोड़ी जाती हैं उनको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो जब वेव डिस्टर्ब हो जाती हैं तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है कुछ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनका मानना था कि पृथ्वी के लगभग 64,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 64,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का एक बेल्ट पाई जाती है, एक मैग्नेटिक बेल्ट पाई जाती है, और इस यहाँ पर सूर्य से आने वाले जो फोटॉन्स हैं यहाँ पर क्या हो जाती है? फंस जाती है।
ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, फंस जाते हैं और पृथ्वी तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो यह एक प्रकार का एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाले फोटॉन्स वगैरह को क्या कर लेता, रोक लेता है और यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे उनकी संचार व्यवस्था बाधित नहीं होती, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत मात्रा में आ जाते हैं। ठीक इसी बेल को जो कि बेल एलन ने खोजा था, इसलिए उनका नाम पड़ गया बेल एलन बेल्ट। ठीक है, यहाँ लिखा है ऊंचाई पर स्थित 400 ज्वालाओं से आने वाले आवेश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, इससे उसकी संचार व्यवस्था बाधित नहीं होती। हम इसे क्या बोलेंगे, बेल एलन बेल्ट। इसके बाद आता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग अभी क्लास के हमारा बीच का लंच का समय है उस पर कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट का वक्त आपको दे रहे हैं, आपको कुछ भी पूछना हो कृपया जरूर पूछिए, अगर कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि एक चीज मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सबसे पहले तो आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ लें, ठीक है, कुछ भी पूछ लें। कारण ये है कि आपकी जरूरी है कि हम आपको पढ़ाने आए हैं, आपकी डाउट्स क्लियर करने आए हैं, इसलिए आपको कोई डाउट्स न रहे आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद 2 मिनट के बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप इससे रिलेटेड जितना पढ़ाया गया है उसमें हाँ यस सर मेरा डाउट था, आपने कलर वाला बताया था ना, कलर जी, वो जो व्हाइट कलर है वो मैक्सिमम पढ़ा मैंने कहीं शायद। व्हाइट कलर क्या है, आपने वो कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो ब्लू का होता है, तो व्हाइट कलर ब्लू से नीचे होता है, व्हाइट कलर कब आता है? व्हाइट कलर आता ही नहीं इसमें, ये व्हाइट मतलब कलर नहीं कहीं आता। किसी और जो सूर्य से जब लाइट आती है तो उसका अगर आप स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, मतलब आप उसे प्रिज्म से गुजारें तो आप उसे जो कलर की जो बैंड प्राप्त करेंगे उसमें व्हाइट कलर नहीं है, ठीक है। मैटर का होता है, हैं? वो किस चीज का, मतलब एक जैसे मैटर को हीट करते हैं ना, मैटर जैसे आयरन को हीट करते हैं, तो उसमें शायद मैंने भी पढ़ा है कि जब उसको हीट करते हैं तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर पे जब आयरन पहुंचता है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। तो ये हो सकता है धातु के संदर्भ में ऐसा हो, मेटल के संदर्भ में ऐसा हो, तो ये जनरल टेम्परेचर की बात करें, नहीं उसने पूरा जनरल कैटेगरी में जनरल सामान्य सी बात अगर की जाए तो जो टेम्परेचर जिस चीज का भी होगा, हम आयरन के बारे में बात नहीं करें, ओवरऑल की बात करें, जो बॉडी ब्लू कलर के रेडिएशन जनरेट कर रही होगी, यहाँ पे ध्यान रखें, ब्लू कलर के रेडिएशन निकाल रही होगी, वो बॉडी ज्यादा हॉट होगी कंपेयर देन रेड रेडिएशन जनरेट करने वाली बॉडी। जैसे लाल कलर की किरणें निकल रही होगी या कलर दिखाई दे रहा हो वो कम गर्म होगा, ब्लू वाला ज्यादा, ठीक है ये बात। हाँ पूछो, कुछ पूछना हो कुछ भी पूछिए आप, नहीं किसी कुछ भी जैसे मुझे ऐसे बताओ तो मेरा आप बताइए इसमें। अच्छा वेरिएबल है क्या, ओके देखिए यहाँ पे ये है कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल के ठीक काफी ऊपर, ठीक है, वायुमंडल तो एक लिमिटेड एरिया में पाया जाता है। आपने पहले पढ़ा था कि वायुमंडल लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, फिर नए प्रमाण आए तो उसने कहा कि 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। तो 10,000 से भी काफी ऊपर, मतलब 64,000 किलोमीटर ऊंचाई पर वेन एलन बेल जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जो वेन एलन ये नाम था एक व्यक्ति का, उसने बताया, मतलब इस व्यक्ति ने बताया कि पृथ्वी से 64,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक ऐसा मैग्नेटिक एरिया पाया जाता है, एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर सूर्य से आने वाली सौर ज्वालाओं, जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सोलर विंड्स हैं, उनमें जो प्रोटॉन्स आते हैं, की जो आंधियां आती हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल वहां से आते हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं और वो प्रॉपरली पृथ्वी के वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। अगर वो पहुंच पाते तो पृथ्वी पर बहुत कुछ डिस्टर्ब हो सकता था, यानी कि संचार व्यवस्था तो बाधित होती ही होती, और भी कुछ हो सकता था। तो उन्होंने कहा कि ये उसको रोक लेती है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल फंस जाते, तो उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया वेन एलन बेल्ट, बेल्ट मतलब पीठ, उसका नाम रख दिया गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आप पूछो, कुछ पूछना हो तो कुछ भी आप, चलिए अब आपका काम कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी से अगर कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, इस संदर्भ में कुछ और बात करना चाहते हैं तो हम आपको भी पूछ सकते हैं।
अगर कुछ पूछो, देखिए आपका यहाँ पर अगर जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड या किसी और इसी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, टॉपिक से नहीं मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अभी त्योहार था तो त्योहार के चक्कर में छुट्टी होगी। हाँ एक चीज और, ठीक है, अभी छुट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, कमिंग डेज में ज्योग्राफी की क्लास अभी रहेगी, ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़ के आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि आप, सबसे बड़ी बात होती है कि जो क्लास है, क्लास के दौरान जितने भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी एक चीज समझिए, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं अर्थ पढ़ा रहे हैं या एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं, हम आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे हैं, उस समय अगर आप चंद्रमा सूर्य के बारे में पूछोगे तो मुझे दिक्कत होगी। तो अभी आप खूब पढ़िए, और जो टॉपिक जिस समय चल रहा है उस समय उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आती हो, उन्हें सबको सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो उसका दो फायदे मिलेंगे कंपटीशन में। मैं आपको इतना श्योर करने वाला हूँ कि कंपटीशन में सफलता तभी मिलेगी जब आपकी बिल्कुल पढ़ाई डाउट लेस, बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में आप कई बार देखते होंगे 4 आपके पास ऑप्शन आते हैं और उन 4 ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन में डाउट होता है ये सही है और वो आपको गलत करा देते हैं। इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी आपके पास, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए कि बिल्कुल डाउट नहीं होने चाहिए, और यही एक सबसे राइट टाइम प्लेस है जहां पे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपसे इतना कहूंगा कि मैं आपको कतई क्वेश्चन पूछने में कोई आपको वो नहीं कहूंगा, आप आराम से सब पूछिए, पढ़ के। यस सर एक क्वेश्चन ये आपने बताया था कि जो सन है वो ब्रह्मांड के सेंटर में है। सन हाँ, मतलब मैंने नहीं बताया नहीं, तब ये जो मतलब आपने बताया था जी, जी, कि हाँ। हाँ, मतलब पहली बार मैंने आपके थ्रू सुना। हम्म, लेकिन हम जो पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें जो सन है वो इलेक्ट्रिकल सेंटर है, वहां पे है। ये तो मैंने गलत कहा ही नहीं, यही बात सच है, आपकी बात सही है, नहीं, आप सही कह रहे हो, नहीं, आप सही कह रहे हो, ठीक ये है, दोनों चीजें अलग है, अलग अलग नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, ये हमने नहीं कहा। सबसे पहले अलग 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 लोगों ने, सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एक चीज और बताइए, देखिए तो समझिए, कोई हेजिटेशन नहीं आपको पूछने में होना चाहिए। अगर कहीं कोई जरूरत समझ में आती है तो आप बिल्कुल पूछिए। और मुझे अच्छा तब लगता है कि जब आपने अपनी बात यहाँ रखी। देखिए होता ही है कि सबसे पहले जब लोगों ने देखना शुरू किया तो उन्होंने अपना अपना व्यू रखना शुरू किया। तो ऐसे ही कापरनिकस थे, सबसे पहले कापरनिकस ने कहा कि ब्रह्मांड जो पूरा दिखाई दे रहा है उस पूरे यूनिवर्स के सेंटर में क्या है, सूर्य। कौन सा है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सारे आकाशीय पिंड जितने भी हेवनली बॉडीज हैं वो सूर्य के ही चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये बात किसने कहा, कापरनिकस ने कहा। पहली बात, इस बात को एक और गूगल देता है, हर्षल मैंने बताया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र सूर्य नहीं है। तो सूर्य क्या है, गैलेक्सी का एक हिस्सा है सूर्य। और फिर उसके बाद हबल आए, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है, मतलब लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और जब लाखों करोड़ों गैलेक्सी हैं और सूर्य एक गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर खत्म हो गई कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र नहीं है, क्या खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं तब हम कहते हैं सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है, ठीक है। और जितने भी सौरमंडल हैं, सौरमंडल के केंद्र में क्या होता है, तारा। जैसे हम आपसे कहेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है या सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी आकाशीय पिंडों का समूह है। तो जब सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों का समूह क्या है, सौरमंडल। इट मींस सन इज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य क्या है, हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल का हिस्सा कौन है, सूर्य। अभी हम अगला जो चैप्टर जो फिगर थी जिसमें स्टार्स पढ़ते वहां हम लोग डिस्कस करते हैं। सूर्य हमारे इसमें, हमारे सौरमंडल का केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। ये तो कापरनिकस ने कहा, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य नहीं है। आज हमारी जो जानकारी है, मतलब पहले जो जानकारी थी लोगों की, उस समय कहते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, फिर लोग कहने लगे सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है ना। अब की बात है कि सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड के, सौरमंडल के केंद्र में कौन है, ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य। क्लियर। और इसके बाद अभी सेकेंड क्लास जो 2 बजे से रहेगी, तब हम लोग इसके आगे